हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। सो एज यू नो कि ये एक नया चैनल शुरू किया गया है फॉर डेडिकेटेड टू द वेटनरी साइंसेज ओनली। सो इसमें हर एक सब्जेक्ट के डिफरेंट टॉपिक्स पे हम बात करेंगे इन डिटेल, सो दैट यू डोंट हैव टू गो टू एनी अदर सोर्स या फिर कोई आपको नोट्स पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज़ एंथ्रैक्स। सो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत ही काम आने वाला है अगर आप वेटनरी के स्टूडेंट हैं तो लेट अस बिगिन विद द डिजीज़ दैट इज़ एंथ्रैक्स। सो सबसे पहले जो है कि हम इसके कॉजेटिव एजेंट के बारे में बात करते हैं। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एंथ्रैक्स, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एंथ्रैक्स इज़ ए बैक्टीरियम। ठीक है, व्हाट इज़ इट? इट इज़ बेसिलस एंथ्रासिस। सो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले किसी भी डिजीज़ के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, तो किस ऑर्गेनिज्म की वजह से जो है कि ये डिज़ीज़ कॉज हो रही है। तो यहाँ पे हम एंथ्रैक्स की बात कर रहे हैं तो ये एक बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है। ठीक है, इसमें भी बहुत लोग जो हैं कि कंफ्यूज रहते हैं कि ये डिज़ीज़ जो है ये वायरल है या बैक्टीरियल है। तो इसलिए जो है कि एंथ्रैक्स एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया बेसिलस एंथ्रासिस के लिए इसे कॉज होती है। इसके बाद हम बेसिलस एंथ्रासिस के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ते हैं कि ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, तो टाइप इसका हमें पता चल गया, ग्राम पॉजिटिव है ये। सो इट इज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इट इज़ रॉड शेप्ड, रॉड की तरह इसका शेप होता है, जैसे कि इस तरह से कुछ इस तरह से ना ये होता है, रॉड शेप्ड होता है ये बेसिलाई, बिकॉज इट्स नेम इज़ बेसिलस। तो ये बेसिलाई की शेप में होगा, माइक्रो में आपने पढ़ा होगा कि दैट इट इज़ रॉड शेप्ड। उसके बाद ये एरोबिक है। एरोबिक का क्या मतलब है कि इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, ग्रोथ के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए होती है। ये इमोबाइल है, मूवमेंट नहीं कर सकता ये। कैप्सूलेटेड है, मतलब कि जैसे कि ये हमारे पास बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया तो है पूरा एक बैक्टीरिया, बट इसकी शेप तो बेसिलस की तरह है ना, तो वैसे ही ड्रॉ करते हैं जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, बेसिलस एंथ्रासिस, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर अलग से रहेगी। उसको मैं अलग कलर से बनाती हूँ। हम पिंक ले लेते हैं। तो जैसे ना ये पिंक कलर की ये एक ऊपर एक कोटिंग रहेगी। ठीक है, तो ये मैंने डिमार्केशन करने के लिए बता दिया है। ठीक है, तो जैसे ये है बेसिलस एंथ्रासिस, और इसके ऊपर जो ये कोटिंग है ये है क्या है, कैप्सूल, जो इसकी प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है। और ये कैप्सूल ही होता है जो इसको जब ये बॉडी में आता है ना, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, कैटल में जैसे ये जाएगा या शीप में जाएगा, तो वहाँ पे ये कैप्सूल ही वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इसको इम्यून फंक्शन ऑफ द बॉडी, इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी जो है ना, उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये कैप्सूलेटेड रहता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि इट इज़ स्पोर फॉर्मिंग। इसका मतलब ये है ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि स्पोर्स बनाता है, स्पोर्स बनाता है। उसके बाद इसकी फैमिली कौन सी है, फैमिली यू नो दैट इट इज़ बेसिलस एंथ्रासिस, तो इसकी फैमिली जो है बेसिलस ही रहेगी। ठीक है, स्पोर्स, अब हम स्पोर्स के बारे में पढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था यहाँ पे, उसके बारे में बात करते हैं कि स्पोर्स क्या होते हैं। स्पोर्स दे परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर डेकेड्स, डेकेड्स के लिए ये एनवायरनमेंट में रहते हैं। मतलब कि अगर एक बार बेसिलस एंथ्रासिस के स्पोर्स एनवायरनमेंट में चले गए, ठीक है, तो फिर ये कितनी देर के लिए वहाँ रहेंगे, इंटू 10 ईयर्स, मतलब कि 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, ये होता है ना डिकेड। तो इस तरह से इतने सालों सालों के लिए वो वहाँ पे एनवायरनमेंट में रह जाएंगे, अगर वहाँ की डिसइंफेक्शन नहीं की गई है तो। ठीक है, डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम स्पोर के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये रेजिस्टेंट होता है कोल्ड टेम्परेचर। अगर कोल्ड टेम्परेचर रहेगा तब भी ये रेजिस्टेंट रहेगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इट कैन रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉर डेकेड्स। कोल्ड टेम्परेचर का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। उसके बाद इट इज़ रेजिस्टेंट टू द ड्राइड कंडीशंस, ड्राइड कंडीशंस में भी कोई इसका इफेक्ट नहीं है, मतलब वहाँ पे भी ये कर सकता है सस्टेन। एंड सॉल्टेड हाइट्स, सॉल्टेड हाइट्स में भी कोई इसका इफेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे भी रह सकता है। इसलिए इसका जो मतलब कि ये कहाँ कहाँ कौन से एरियाज़ में रहता है, वो चीज़ देखने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इट कैन परसिस्ट इन, इट कैन परसिस्ट इन, मतलब कि स्पोर कैन परसिस्ट इन, स्पोर परसिस्ट इन कौन से एनवायरनमेंट्स, इट परसिस्ट इन द कोल्ड एनवायरनमेंट्स, in the dry environment, and also in the salted heights.
ठीक है। सॉल्टेड हाइड्स से क्या मतलब है कि सॉल्टेड हाइड्स देखिए, जब लेदर इंडस्ट्री जो होती है वहाँ पे वो हाइड वगैरह का यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द लेदर एट्सेट्रा और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो उस टाइम पे जो हाइड्स होती हैं उनकी सॉल्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सॉल्टेड हाइड्स। तो लेदर इंडस्ट्री में ये वहाँ पे जो है कि प्रेवलेंट हो सकता है लेदर इंडस्ट्री में। ओके, सो अब हम देखते हैं इसका हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमने पढ़ लिया कि कौन सा कॉजिटिव एजेंट है, उसके बाद किस तरह का है ये, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ से स्पोर के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। सो लेट अस मूव अहेड। अब हम बात करते हैं कि हिस्टोरिकल जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हिस्ट्री के रिलेटेड देखते हैं कि क्या क्या इंथ्रैक्स केसेस हुए हैं, आउटब्रेक्स हुई हैं, क्या क्या जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो सबसे पहले कि एंशियंट टाइम से ये इसका ओरिजिन जो है, ओरिजिनेटेड इसका जो है वो है सब सहारन अफ्रीका, मतलब कि अफ्रीका में ये ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। इसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा फैटल रहता है, हाईली फैटल, डोमेस्टिकेटेड एंड वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, दोनों में ही, डोमेस्टिक एनिमल्स में भी और वाइल्ड एनिमल्स में भी, ठीक है। तो इसकी रेंज जो है थोड़ी ज़्यादा रहती है, मतलब कि इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है टू द डिफरेंट स्पीशीज़ रहती है, ठीक है, टू ए डिफरेंट रेंज ऑफ स्पीशीज़ रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को अफेक्ट कर रहा है, एक दो को अफेक्ट कर रहा है, नहीं, ये डोमेस्टिक को भी अफेक्ट करता है, वाइल्ड को भी अफेक्ट करता है। तो इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे कौन कौन सी हैं, ठीक है। लेट 19-20 सेंचुरी में इसने इफेक्ट किया था, ये यहाँ पे हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल इन्होंने आउटब्रेक का लिखा है, जैसे कि साउथ अफ्रीका 1923 में। एक्चुअली ये जो नोट्स है ना जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दिस आई हैव कंपाइल्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है। मैंने खुद इनको सिंप्लीफाई करके बनाए हैं। तो दैट इज़ मतलब कि बताने का मेरा ये आपका ये रीज़न है दैट दीज आर द ऑथेंटिक नोट्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से भी उठा के डाल दिए, नहीं, ये स्टैंडर्ड बुक्स से हैं। आप अच्छी अच्छी फॉरेन ऑथर्स की स्टैंडर्ड बुक्स देखेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि ये वहाँ का मटेरियल है और ये सिंप्लीफाइड मटेरियल है। इसको मैंने खुद अरेंज किया है, अच्छे से बनाया है नोट्स, तो आप अच्छे से इनको जो है कि पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो ये आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे कि इन्होंने देखा, आउटब्रेक 1923 में आउटब्रेक हुआ था साउथ अफ्रीका में और इतने एनिमल्स जो हैं डेथ हो गई थी, ठीक है, उस टाइम पे। तो ये क्या है कि ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, या इसको कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें हमें यही पता चल रहा है कि ये डिज़ीज़ जो है कि बहुत ही फैटल डिजीज़ है, इट इज़ ए हाईली फैटल डिजीज़, ठीक है। वैक्सीनेशन यहाँ पे हम कौन सी देते हैं, स्टर्न वैक्सीन देते हैं, ठीक है। और कुछ एंटीबायोटिक्स भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल है तो इसमें एंटीबायोटिक एक्ट करेगी, एंटीबायोटिक भी यूज़ करेंगे, ठीक है। वैक्सीनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा देर से नीचे, और वैक्सीनेशन की जो है कि PDF आएगी और इसमें मटेरियल आएगा, वो हम पढ़ेंगे। बायोटेररिज्म, बायोटेररिज्म में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट एंथ्रैक्स इज़ यूज्ड एज ए बायोटेररिज्म थ्रेट, ठीक है। बायो का मतलब क्या है, लाइफ, टेररिज्म का मतलब आपको पता है। तो मतलब कि एक इंसान टेररिस्ट की फॉर्म में नहीं है यहाँ पे एक बायोलॉजिकल एक ऑर्गेनिज्म इज़ यूज्ड एज अ टेररिज्म थ्रेट, ठीक है, यहाँ पे। तो वो कौन है, वो एंथ्रैक्स है, बैसिलस एंथ्रेसिस। 2001 में देखा गया था US में, क्या हुआ था कि ये बायोटेररिज्म का अटैक हुआ था, वहाँ पे एनवलप्स जो है कि वो दिए भेजे गए थे आर्मी को, ठीक है। US में एनवलप्स भेजे गए थे, और जब उन एनवलप्स को खोला गया था तो वो खाली एनवलप्स थे। तो सबने सोचा कि ये खाली एनवलप्स हैं, बट उसके बाद बहुत सारी डेथ्स वगैरह होने लगी थी, जैसे यहाँ पे 5 डेथ्स और 17 इन्फेक्शंस हुई थी। तो बाद में फिर जब स्टडी हुई तो पता चला कि इस लिफाफे में जो है कि स्पोर्स भेजे गए थे, स्पोर्स ऑफ द एंथ्रैक्स भेजे गए थे, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। सो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ हैं और उनमें देखा गया है कि स्टेटस क्या है इस डिजीज़ का। जैसे स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब होता है कि इक्का दुक्का केस होगा, मतलब बहुत ज़्यादा केस नहीं होंगे, एक दो केसेस होंगे, ठीक है। ये भी स्पोरेडिक, ये भी स्पोरेडिक। एंजूटिक, एंजूटिक मतलब वहाँ पे प्रेवलेंट है, ठीक है, केसेस होते रहते हैं। एंडेमिक, एंडेमिक अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हमें एंडेमिक याद रखना है कि एशिया इज़ एंडेमिक, ठीक है, एशिया इज़ एंडेमिक। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कि केसेस पॉपुलेशन में पाए गए। बाकी हमें इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वी आर नॉट लिविंग इन दिस ऑल एरियाज़, वी आर लिविंग इन एशिया, एशिया में रह रहे हैं ना। तो एशिया इट इज़ एंडेमिक, हमें इसका स्टेटस पता होना चाहिए, बाकी का आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंट आउटब्रेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंट आउटब्रेक्स ड्यूरिंग द हाई रेनफॉल, जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज़ है ना वहाँ पे ये पाया गया है, ठीक है। तो एंथ्रैक्स इज़
फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग इन विच एरियाज इट इज़ ऑकरिंग इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। तो जो ज्योग्राफी वगैरह थोड़ा बहुत जिसको पता होगा तो वो उनको पता होगा कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो रेनफॉल जो है ना दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द स्प्रेड ऑफ एंथ्रैक्स, बिकॉज रेनफॉल जो है ना वो जो है स्पोर्स को फिर से जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, स्पोर्स को फिर से जर्मिनेट करने में हेल्प करता है, इनको फिर से उभारता है। मतलब कि अगर जैसे एक लैंड है उसमें बहुत सालों पहले यहाँ पे जो एंथ्रैक्स हुआ था तो यहाँ पे स्पोर्स थे और वो जो है कि वो ज़मीन के नीचे यहाँ पे मतलब हैं स्पोर्स है, ठीक है। तो जब रेनफॉल वगैरह होती है तो ये ऊपर वाली लेयर जो इरोड होती है नीचे वाली ऊपर आती है, ऐसे ऐसे होता है ना, मड्डी सा एरिया बन जाता है या फिर पानी रुकता है, ऐसा ऐसा कुछ एरिया होता है। तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादातर होता है। तो उस केस में क्या होगा कि स्पोर्स जो है ना ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये हम नीचे पढ़ेंगे बट चलो मैं आपको ऐसे थोड़ा बता देती हूँ। तो ये होता है कि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं स्पोर्स। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है, मतलब कि ये पानी से डरते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे पानी आता है ना तो ये क्लम्प टुगेदर हो जाते हैं और ये यहाँ पे उभर जाते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे इकट्ठे इकट्ठे होकर बहुत सारे स्पोर्स, यहाँ पे इकट्ठे इकट्ठे होकर बहुत सारे पानी से बचते जाएंगे और अलग अलग एरियाज़ में इकट्ठे होते जाएंगे। तो क्योंकि ये उभर गए ऊपर तो फिर जब ये एनिमल आएगा कोई भी, जैसे कि कैटल है, शीप है, तो उसको खा लेगा तो फिर वो उसको जो है कि फिर से ये एंथ्रैक्स हो जाएगा। तो उस एरिया में जब सालों साल पहले एंथ्रैक्स हुआ था पर वहाँ पे स्पोर्स रह गए थे तो इसलिए जो है कि फिर से जब उसमें रेनफॉल होती है तो वो फिर से प्रेवलेंट हो जाता है ये डिज़ीज़। तो इसमें हमें करना क्या चाहिए कि व्हाट वी शुड डू इज़ कि हमें यहाँ पे डिसइंफेक्शन करनी चाहिए प्रॉपर, अगर किसी भी एरिया में एंथ्रैक्स हुआ है। हालांकि अगर हम जितनी भी डिसइंफेक्शन कर दें कोई ना कोई स्पोर जो है वो रह ही जाते हैं या फिर कुछ ना कुछ एरियाज रह ही जाते हैं, बट देन ऑल्सो तो इसका सोल्यूशन यही रहता है कि वी शुड डिसइंफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी कैन कम टू द एनवायरनमेंट परसिस्टेंस। एनवायरनमेंट परसिस्टेंस में क्या है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट वहाँ पे ये रहेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंट आउटब्रेक्स मैंने पहले ही देख लिया, रेनफॉल होता है, ठीक है। इसके बाद टेम्परेट क्लाइमेट्स कौन से क्लाइमेट होते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होता है, ठीक है। वेरी लेस रेनफॉल इज देयर, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पोरेडिक आउटब्रेक्स होंगे। स्पोरेडिक आउटब्रेक्स होंगे तो ये यहाँ पे देखो क्या चीज़ें यहाँ पे जो है कि आउटब्रेक में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे टेम्परेट में हम देखेंगे कि बोन मील या फिर पैस्चर नियर द टैनरी एफ्लुएंट। टैनरी एफ्लुएंट क्या है, वही जो लेदर इंडस्ट्री होती है ना उसके आसपास। मैंने क्योंकि बोला था कि सॉल्टेड हाइट्स में दे कैन परसिस्ट, ठीक है। तो इसलिए सॉल्टेड हाइट्स या फिर लेदर इंडस्ट्री, ठीक है। तो उसके आसपास जो पैस्चर्स होंगे ना, क्योंकि इसमें सॉल्टेड हाइड्स में या फिर लेदर इंडस्ट्री में जो है कि स्पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, रह गए, तो वो फिर पैस्चर में जाके, पैस्चर मतलब कि लैंड है जहाँ पे घास उगती है, तो वहाँ जाके वो फिर से जो है कि आ जाएंगे स्पोर्स और वहाँ से जो है कि हो सकता है बोन मील। क्योंकि वो एनिमल जो इन्फेक्टेड है उसकी पूरी बॉडी में एंथ्रैक्स के स्पोर्स जो है वो आ जाते हैं, स्पेशली द बोन्स जो हैं, क्योंकि बोन्स बाकी बॉडी तो डिस्ट्रॉय हो जाती है पर बोन्स फिर भी रहती है ना। आपने देखा होगा कि बोन्स जो है वो दे स्टे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर एक एनिमल कोई फील्ड में मरा है तो अगर उसकी बोन्स हैं तो आप यू विल सी कि बहुत सालों बाद भी कहीं कहीं बोन आपको दिखी होगी, इफ़ यू आर फ्रॉम एन एरिया जहाँ पे ऐसा कुछ एग्रो इंडस्ट्री है वहाँ पे। तो इसलिए अगर वो बोन मील जो है ना उसमें अगर स्पोर्ट्स है तो तब भी यहाँ पे उस एनिमल को भी होने के चांसेस हैं जो कि उस बोन मील को खा रहा है या फिर वो पैस्चर को खा रहा है विच इज़ इन्फेक्टेड बाय द दिस सॉल्टेड हाइड्स या फिर लेदर इंडस्ट्री, ठीक है। बट यहाँ पे जो है स्पोरेडिक केसेस ही होंगे, ठीक है। बट ट्रॉपिकल वाले में तो फ्रिक्वेंट होते ही रहेंगे बिकॉज ऑफ द हाई रेनफॉल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनवायरनमेंट परसिस्टेंस। इसके बाद हम बात करते हैं सोर्सेज एंड स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या रहेगा, स्प्रेड कैसे होता है वो, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में हमारे पास क्या है, डायरेक्ट सॉइल कांटेक्ट। मैंने आपको बताया था कि सॉइल में जैसे स्पोर्स रह जाते हैं, ठीक है, फॉर डेकेड्स। तो अगर वहाँ पे स्पोर्स हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया एनिमल का तो फिर जो है कि वहाँ से द स्पोर्स विल एंटर द बॉडी, ठीक है। फॉडर ग्रोन ऑन इन्फेक्टेड सॉइल है, उस पर फॉडर ग्रो हो गया है तो वो खाते खाते एनिमल जो है कि स्पोर्स को इंजेस्ट कर लेगा। कंटेमिनेटेड बोन मील, प्रोटीन कंसनट्रेट्स, ठीक है, ये जो होते हैं ना इनके इंजेक्शन के थ्रू भी जो है होता है। फिर इन्फेक्टेड एक्सक्रीटा, ब्लड या फिर डिस्चार्जेज। अब ये किस केस में है, ये है कि अगर कोई हमारे पास एंथ्रैक्स का केस है, ठीक है,
लाइव केस है अगर हमारे पास, समझो कि एनिमल है, ही और इट इज़ इन्फेक्टेड बाय दिस एंथ्रैक्स, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो भी एक्सक्रीटा होगा ना, उसका फीसेस होंगे। आप ये याद रखो यहाँ पर कि जो भी उसके डिस्चार्जेस होंगे, ठीक है, जो भी एक इन्फेक्टेड एनिमल के जो भी डिस्चार्जेस होंगे, तो डिस्चार्ज डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि एक्सक्रीटा के फॉर्म में हो सकता है, यूरिन के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, ब्लड के फॉर्म में हो सकता है, नेज़ल डिस्चार्ज, कोई भी डिस्चार्ज होगा ना, उन सब में जो है कि एंथ्रैक्स के स्पोर्स होते हैं। मतलब पूरी बॉडी के डिस्चार्जेस में ही एंथ्रैक्स के स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो वो लाइव केस की बात हो रही है। पर जब मर गया ये एनिमल, तो उसके बाद हमें पता है कि बोन जो होती है ना, बोन, वो तो कभी कभी मतलब ऐसे इंसिनरेट अगर उसको जला देंगे तो फिर तो बोन भी ख़त्म हो जाएगी। बट अगर एनिमल ऐसे ही मर गया है तो उसकी बोन जो है वो रह जाएगी। तो इफ़ इट इज़ यूज या फिर इट इज़ इंजस्टेड, तो तब उस केस में बोन रहेगा। बट यहाँ पे लाइव केस में क्या होगा कि इन्फेक्टेड एनिमल के डिस्चार्ज, सब डिस्चार्जेस में होगा, ठीक है। तो उसके बाद डिस्टर्ब्ड एंथ्रैक्स बरियल साइट्स, अगर वहाँ पे हमने एनिमल को बरी किया है, कोई ऐसा एनिमल था जो एंथ्रैक्स से अफेक्टेड था, उसको हमने बरी कर दिया है, तो वहाँ पे क्योंकि ये सालों सालों के लिए स्पोर्स तो वहीं पे रहेंगे, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकती है। तो दिस इज़ अबाउट द सोर्स। अब हम देखते हैं कि स्प्रेड स्प्रेड कैसे होता है। तो देखो, स्ट्रीम्स मतलब कि वाटर की जो स्ट्रीम्स होती हैं, पानी, ठीक है, उसके थ्रू हो सकता है, क्योंकि ये स्पोर्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। देखो ना, अगर कोई, मैंने कहा था कि हाइड्रोफोबिक होते हैं स्पोर्स, ठीक है, तो वाटर स्ट्रीम में मिक्स तो होंगे नहीं, नीचे सेटल तो ये होंगे नहीं। तो मतलब क्या होगा कि ये साइड साइड पे ऐसे ऐसे ऊपर या फिर साइड्स पे ऐसे ऐसे इकट्ठे रहे, क्लम्प टुगेदर रहेंगे। उसकी वजह से जो वाटर की जो लेयर है, वाटर है ना, वो उसको कैरी करता है। इस तरह से आप याद रखो, ठीक है, तो इस तरह से आपको याद भी रहेगा। फिर इंसेक्ट्स के थ्रू भी मैकेनिकल ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। फेरन एनिमल कंटेमिनेशन थ्रू द फीसिस, ठीक है। तो एक ऐसा जो एनिमल है जो फिर से पहले डोमेस्टिकेटेड था बट फिर से वाइल्ड एनिमल हो गया, तो वो जो है कि फीसिस के थ्रू भी कंटेमिनेट कर सकता है। उसके बाद आ गया एवियन स्कैवेंजर्स भी करते हैं, वो भी स्पोर्स, मतलब जो एक ऐसा एनिमल है जो कि मैकेनिकली इस स्पोर को एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो भी स्पोर को कैरी कर सकता है ना, ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो जो है वो दैट विल बी सोर्स ऑफ स्प्रेड, वो स्प्रेड कर सकती है इसको, ठीक है। कंटामिनेटेड वाटर भी हमने पहले ही पढ़ लिया। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के आगे, तो जो भी चीज़ आप, वही मैंने आपको कहा कि यहाँ पे ऐसे लर्न कर सकते हो कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि स्पोर्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैरी कर सकती है, तो वो जो है कि वो स्प्रेड में हेल्प करेगी, ठीक है। तो उसमें बर्ड्स भी आ गए, उसमें वाटर भी आ गया, इंसेक्ट्स भी आ गए, फेरल एनिमल्स आ गए, और इन्फेक्टेड एनिमल तो है ही, क्योंकि उसमें डिस्चार्ज में ही जो है कि स्पोर्स एंथ्रैक्स स्पोर्स वो रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, द ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन। तो ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन कैसे होती है, ठीक है, मतलब कि स्पोर्स का स्प्रेड होना एक जगह से दूसरी जगह, ये हमने पढ़ लिया कैसे होता है, बट वो एनिमल बॉडी के अंदर कैसे जाता है स्पोर, ठीक है, तो वो चीज़ हम अभी पढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन क्या है, सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ इंजेक्शन, क्योंकि अभी हम ऊपर से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि पैस्चर होगा उसको एनिमल खाएगा, बोन मील होगा उसको एनिमल खाएगा। तो इस तरह से इंजेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन फॉर एंथ्रैक्स, ठीक है। तो कंटामिनेटेड फूड, वाटर, सॉइल, इसके थ्रू होता है। उसके बाद क्या है कि माइक्रो वूंड्स, कभी कभी क्या होता है, इंजेक्शन की बात कर रहे हैं हम, पहला तो इंजेक्शन है, उसके बाद माइक्रो वूंड्स भी एक है, कि अगर वूंड हुआ है एनिमल को किसी भी एरिया में उसके बॉडी में, तो उसके थ्रू भी स्पोर, क्योंकि देखो ना, वूंड होगा तो वूंड विल बी एन ओपन, समझो कि ये वूंड है, तो दिस विल बी ओपन ना, ये ओपन रहेगा, तो इसमें भी जो है कि स्पोर अंदर जा सकता है, इसके थ्रू भी स्पोर जो है वो अंदर जा सकता है, ठीक है। फिर स्पार्स पैशर इंक्रीजेज द रिस्क। तो स्पार्स पैशर क्या मतलब है कि पैशर अगर कम है, खाने की कमी है थोड़ी, तो उसकी वजह से भी रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आ गया इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या है कि ये आपको इतना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, यू शुड रिमेंबर द इंजेक्शन, दैट इज़ अ मेन, एंड देन माइक्रो वूंड, ठीक है। इनहेलेशन, इसके बाद हमारे पास आता है इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या है कि इट इज़ माइनर इंपॉर्टेंस इन द एनिमल्स बट पॉसिबल थ्रू द कंटेमिनेटेड डस्ट। तो इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इंजेक्शन का ही है। तो इसमें कभी कभी जो है किसी केसेस में हो सकता है कि हो जाए। देखो, इंट्रोडक्शन किसी भी ऐसा एरिया है ना कोई,
जहाँ पे कि बहुत देर से एंथ्रैक्स नहीं हुआ है, तो उसमें इंट्रोडक्शन जो होगी ना, इंट्रोडक्शन या फिर उसको री इंट्रोडक्शन बोलेंगे ना, री इंट्रोडक्शन जो होगी दैट विल बी बिकॉज ऑफ इंजेक्शन ओनली। ठीक है, कोई ऐसा एरिया है जिसमें पहले बहुत सालों पहले हुआ था एंथ्रैक्स, बट अब फिर से जो है कि री इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वो इंजेक्शन की वजह से होगा। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया कि वो ये वर्ड मैंने आपको बताया ना, अभी फिर से बनाने की तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे ये देखो ना, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये सॉइल है नीचे, तो यहाँ पे जो है कि स्पोर्ट्स थे, अब पानी हुई, अब बारिश हुई, तो फिर ऊपर आ गए फिर से, तो एक जो ग्रास है उसमें सॉइल में, तो उसमें फिर से आ जाएंगे ना ये स्पोर्ट्स, तो फिर इन इन चीज़ों को जो है कि वो एनिमल खा लेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से इंजेक्शन की वजह से रीइंट्रोडक्शन हो जाएगी। बट अगर क्या है कि ठीक है, तो रीइंट्रोडक्शन जो होती है हमेशा इंजेक्शन की वजह से होती है। बट अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट डिजीज़, अगर उसका स्प्रेड होगा तो वो इन्हेलेशन के थ्रू हो सकता है। ठीक है, मतलब कि जैसे एक कोई काव है, ठीक है, काव ए है, इसको मतलब समझो कि उसने इंजेस्ट कर लिया, तो मतलब कि रीइंट्रोड्यूस हो गया उस एरिया में ये डिजीज़। अब इस कैटल्स में आ गया ना ऑलरेडी ये डिजीज़। ठीक है, तो अब ये जब बाकी कैटल है, मतलब काव बी है, काव सी है, तो इन्होंने तो वो ग्रास नहीं खाया था, मतलब कि ये एक ही जो है कि डेयरी फार्म की जो है कैटल है। ठीक है, समझो कैटल ए, कैटल बी, कैटल सी आर फ्रॉम द सेम डेयरी फार्म। तो कैटल ए ने तो इंजेस्ट कर लिया, ठीक है, इंजेस्ट कर लिया, खा लिया, बट इन दोनों ने नहीं खाया वो। तो अब क्या होगा कि रीइंट्रोडक्शन तो कैटल ए ने कर ली ना थ्रू इंजेक्शन, बट अब ए से बी में, बी से सी में कैसे जाएगा? ठीक है, तो वो कैसे जाएगा? वो थ्रू इन्हेलेशन। इन्हेलेशन जो होगी ना, मतलब कि ये जो सांस ले रही है उसके थ्रू भी थोड़े स्पोर्स जो है बाहर जाएंगे। नीजल जो उनकी डिस्चार्जेस होंगे उनके थ्रू भी थोड़े स्पोर्स बाहर जाएंगे, बिकॉज वी नो दैट ऑल द डिस्चार्जेस कंटेन एंथ्रैक्स, तो उनमें भी होगा स्पोर्स। तो उनके इंजेक्शन की वजह से जो है काउ बी और सी में हो जाएगा। मतलब कि किसी भी एरिया में री इंट्रोडक्शन ऑफ द जो ये एंथ्रैक्स है, इट ऑकर्स ओनली बिकॉज ऑफ इंजेक्शन, बट एक एनिमल से दूसरे एनिमल में स्प्रेड होना जो है कि वो इन्हेलेशन की वजह से होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसके बाद इसमें क्या है कि जब इन्हेलेशन हो जाती है ना, तो उसकी वजह से क्रॉनिक कैरियर्स हो जाते हैं। ठीक है, क्रॉनिक कैरियर्स मतलब कि बहुत बहुत देर तक ये एनिमल जो है कि एंथ्रैक्स से अफेक्टेड रहेगा, मतलब कि इसमें सिम्टम्स नहीं आएंगे, बट ये इसमें डिस्चार्जेस होते रहेंगे। ठीक है, तो एक कैरियर वर्ड हमारे बहुत सारे जो है कि इस डिजीज़ में आएगा, कैरियर। तो कैरियर का क्या मतलब होता है कि एक एनिमल ऐसा है जिसमें कि डिजीज़ है। ठीक है, डिजीज़ इज़ प्रेजेंट बट सिम्टम्स जो हैं वो नहीं है, मतलब कि सिम्टम्स वो शो नहीं कर रहा है, बट उसमें डिजीज़ प्रेजेंट है। डिजीज़ प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि वो डिस्चार्ज कर रहा है। डिस्चार्ज तो कर रहा है ना स्पोर का, क्योंकि डिजीज़ तो उसमें है, तो वो हो जाएगा क्रॉनिक कैरियर। इट विल बी बिकॉज ऑफ इन्हेलेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसी में एग्जाम्पल में आता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, दैट इज वूल सॉटर्स डिजीज़। वूल सॉटर्स डिजीज़ इन द ह्यूमन इनहेलेशन ऑफ द स्पोर्स। अब क्या होता है कि जब वूल इंडस्ट्री, एक हमने पढ़ी थी ना लेदर इंडस्ट्री, ठीक है, लेदर इंडस्ट्री, क्यों ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इन केस ऑफ द एंथ्रैक्स, बिकॉज जो सॉल्टेड हाइड्स होती हैं उसमें स्पोर्स जो है कि वो रहते हैं। ठीक है, अब वूल वूल ऑफ द शीप, उसमें भी जो है कि ये स्पोर्स जो है कि वो रहते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी ह्यूमन वूल इंडस्ट्री, मतलब वूल की प्रोसेसिंग होती है ना बिफोर एनी कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, जैसे वूल से हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसकी प्रोसेसिंग होगी, तो प्रोसेसिंग के टाइम पे ह्यूमंस ही तो उस पर काम करेंगे। तो वो जो ह्यूमंस हैं जब उस पर वूल, इन्फेक्टेड वूल पे जब वो काम करते हैं, तो वो इनहेल कर लेते हैं इसको, एंथ्रैक्स स्पोर्स को, अगर वो वूल इन्फेक्टेड शीप से आया है तो। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने दो एनिमल्स का नाम लिया, एक हमने लिया कैटल और एक अब आ गई हमारे पास शीप। तो ये भी आप याद रखो कि कैटल और शीप जो है ये इन्फेक्टेड होते हैं बिकॉज ऑफ एंथ्रैक्स। ठीक है, इसकी वाइड रेंज है ऑफ द एनिमल्स दैट आर इफेक्टेड, बट मोस्ट इफेक्टेड एनिमल्स ये दो हैं। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो
यहाँ पे आ गया वूल, ठीक है। तो वूल की जब प्रोसेसिंग हो रही है उस टाइम पे भी ह्यूमंस जो है कई बार जब इन्फेक्टेड वूल होता है तो उससे इनहेल कर लेते हैं स्पोर्स को, तो उससे जो डिजीज़ होती है ना, दैट इज़ नोन एज वूल सॉटर्स डिजीज़। तो ये किसकी वजह से होती है? इनहेलेशन की वजह से होती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वूल सॉटर्स डिजीज़। नाउ क्यूटेनियस इन्फेक्शन भी होती है, मोर कॉमन इन द वर्कर्स हैंडलिंग द वूल एंड हेयर, और वो भी जो है कि होती है इन द वर्कर्स जो कि ये वूल और हेयर इंडस्ट्री में एक्ट करते हैं, तो उसमें भी क्यूटेनियस इंट्रैक्स भी होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं द ट्रांसमिशन पाथवे। तो ट्रांसमिशन पाथवे की हम सबसे पहले बात करते हैं कैसे ये होता है ट्रांसमिट। तो इसमें सोर्स, पहले तो सबसे पहले सोर्स आएगी। सोर्स क्या हो सकती है? हमने ऊपर पढ़ा था, वाटर बॉडी हो सकती है, कोई भी स्कैवेंजर बर्ड हो सकता है, कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी एनिमल के डिस्चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है। तो उनकी या तो फिर इंजेक्शन पहले नंबर पे, या फिर इन्हेलेशन दूसरे नंबर पे, या फिर स्किन कॉन्टैक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये सोर्स से इंजेक्शन और इन्हेलेशन या फिर स्किन कॉन्टैक्ट हुआ तो फिर वो बॉडी में चले गए ना, इनसाइड द बॉडी इट गोज, या फिर थ्रू म्यूकोसल वूंड्स, इसको 4 लिख देते हैं, ठीक है। इन्हेलेशन तो हमने पहले लिख दिया। तो ये 4 तरीके हो सकते हैं जिससे बॉडी के अंदर चलेगा स्पोर। उसके बाद फिर स्पोर की एक्टिवेशन होती है और बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन होती है। तो फिर स्पोर जो है वो इनएक्टिव था, वो एक्टिव हो जाएगा, और फिर जैसे वो एक्टिव हो गया तो बैक्टीरिया ग्रो करने लगेगा, मल्टीप्लाई करने लगेगा, इट मल्टीप्लाइज, ठीक है। देन उसके बाद फिर एंथ्रैक्स डिजीज़ जो है वो हो जाता है। ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट मतलब कि विदिन 48 आवर्स जो है एनिमल विल डाई, मतलब कि बहुत ही शॉर्ट टर्म ऑफ डिजीजेज है और उसके बाद जो है कि एनिमल की डेथ हो जाती है। दिस इज़ वेरी फैटल, ठीक है। क्रॉनिक में हमने देखा था कि वो कैरियर्स बन जाते हैं, ओके। अब यहाँ पे जो हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है, उसकी हम थोड़ी सी रिवीजन जो है हम कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले स्पोर वायबिलिटी, कि स्पोर कितनी देर तक रह सकता है जिंदा, मतलब एक्टिव रह सकता है इन द इन्वायरमेंट। तो इट सर्वाइव्स फॉर डेकेड्स इन द हार्श इन्वायरमेंट्स। हार्श इन्वायरमेंट्स क्यों? क्योंकि हमने कौन से इन्वायरमेंट देखे थे? हमने देखा था कि कोल्ड में भी ये रहता है, ड्राई में भी ये रहता है, ठीक है, सॉल्टेड हाइड्स में भी ये रहता है। यहाँ तक कि हमें पता है ना कि सॉल्टेड, जब भी हम किसी चीज़ को सॉल्ट कर देते हैं तो उस टाइम पे वहाँ पे ग्रोथ माइक्रोब्स की वो बहुत कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल अचार जब हम बनाते हैं घर पे, तो उसमें जो है कि जब हम सॉल्ट बहुत ज़्यादा डालते हैं तो उसमें ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वाई? बिकॉज द वाटर इज़ ड्रेन्ड आउट एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सस्टेन इट इन दैट ड्राई कंडीशन। बट ये इन सब हार्श कंडीशंस में भी ये स्पोर सर्वाइव कर जाता है इवन फॉर डेकेड्स। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हमने देखा था कि हाई केस फर्टिलिटी होती है, ठीक है, 1900s में थी ये। उसके बाद स्टर्न वैक्सीन जो है हम देते हैं। करंट स्टेटस स्पोरेडिक इन डिफरेंट इन द डेवलप्ड रीजन्स एंड zootic और endemic in many developing regions। तो ये दिस यू कैन रिमेंबर कि जो डेवलप्ड नेशंस है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, उनमें स्पोरेडिक गिने चुने केसेस होते हैं। बट डेवलपिंग नेशंस, फॉर एग्जांपल हमने एशिया का कॉन्टिनेंट का हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या है, ये एंजोटिक या फिर एंडेमिक है, बार बार जो है कि ये पॉपुलेशन में ये डिजीजेस जो है कि देखे गए हैं हमें। फिर बायोटेररिज्म का हमने देखा था कि इट इज़ यूज्ड एज ए बायोटेररिज्म, और कहाँ पे इट वाज यूज्ड इन विच प्लेस? इट वाज यूज्ड इन यूएस, ठीक है। तो 2001 में अटैक हुआ था। कॉमन ट्रांसमिशन इन एनिमल्स, ट्रांसमिशन कैसी होती है? इंजेक्शन जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अब हम पढ़ते हैं एंथ्रैक्स की ट्रांसमिशन कैसी होती है, रिस्क फैक्टर्स कौन से होते हैं, एंड जूनोटिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसमिशन में हमने डिफरेंट टाइप्स देख लिए थे कि किस तरह से ट्रांसमिशन होती है। अब हम देखेंगे वेक्टर्स और इंसेक्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है। सो व्हाट आर द वेक्टर्स एंड इंसेक्ट्स विच हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ एंथ्रैक्स स्पोर्स? तो एक तो बाइटिंग फ्लाइज होती है, मॉस्किटोज होते हैं, टिक्स होते हैं, अदर इंसेक्ट्स होते हैं। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द इंसेक्ट इज़ द टैबनिड फ्लाइज। ये आपको याद रखना पड़ेगा। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आर प्रूवन टू ट्रांसमिट एंथ्रैक्स मैकेनिकली, ठीक है, दे आर प्रूवन। तो ऐसे तो हम कहते हैं ना कि जो ऑर्गेनिज्म जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसको लेके जाएगा, स्पोर्स को स्प्रेड करेगा, तो वो सभी जो है कि स्प्रेड में हेल्प करते हैं। बट यहाँ पे टैबनिड फ्लाइज को प्रूव किया गया है कि वो कैरी करती हैं एंथ्रैक्स ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, ठीक है। तो टैबनिड फ्लाइज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेड।
दिस यू शुड रिमेंबर. मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन, लोकल इन्फ्लेमेशन रिएक्शंस ऑकर एट द बाइट साइड. जैसे ही वहाँ पे जो है कि बाइट करेगा ऑर्गेनिज्म, ये फ्लाइज या फिर मॉस्किटो, तो वहाँ पे लोकल इन्फ्लेमेशन होगी. हैवी इंसिडेंसेस कब होंगे? लेट समर के टाइम पे, ऑटम के टाइम पे. तो ऐसा क्यों होगा? बिकॉज इस टाइम पे क्या होता है कि देयर इज़ वेरी मच इंक्रीज्ड फ्लाई पॉपुलेशन. ठीक है, तो क्या होता है कि लेट समर के टाइम पे या फिर ऑटम के टाइम पे एक तो फ्लाइज जो होती हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उसके बाद जो सॉइल का जो टेम्परेचर होता है ना, वो भी थोड़ा जो है कि ऐसा हो जाता है जो कि स्पोर के लिए चाहिए होता है या फिर ऑर्गेनिज्म के स्प्रेड के लिए चाहिए होता है. वैसे तो अगर हम देखेंगे एप्ट टेम्परेचर फॉर एंथ्रैक्स स्पोर्स जर्मिनेशन इज़ 12 to 42 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो ये वाला टेम्परेचर आपको याद रखना है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट. और ये टेम्परेचर जो है इस टाइम पे मिल जाता है. ठीक है, और साथ में जो फ्लाइज, टैबनेट फ्लाइज स्पेशली जो हेल्प करती हैं द ट्रांसमिशन, तो वो भी इस टाइम पे जो है कि बहुत ज़्यादा होती है. नाउ वी कैन मूव टू द रिस्क फैक्टर्स. कौन से होस्ट हैं विच आर वेरी मच ससेप्टेबल, ठीक है, जिनमें ज़्यादा जो है केसेस पाए गए हैं इसके एंथ्रैक्स के, और कौन से कम हैं. तो सबसे पहले हमने ऊपर ही बताया आपको कि जो कैटल एंड शीप दे आर हाईली ससेप्टेबल. सबसे ज़्यादा कैटल और शीप में होता है डिजीज़. उसके बाद सेकंड आता है गोट्स एंड हॉर्सेस. ठीक है, फिर तीसरा आता है हमारे पास पिग्स, डॉग्स एंड कैट्स. देखो ये यहाँ पे इंटरमीडिएट आ गया ना ह्यूमन. आई विल ड्रॉ इट ओवर हियर. सबसे पहले जो है कैटल और शीप, उसके बाद गोट एंड हॉर्स, उसके बाद ह्यूमन, उसके बाद पिग, डॉग एंड कैट. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड ससेप्टेबिलिटी जो है किसकी है? कैटल एंड शीप की है, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा है. उसके बाद किसकी है? गोट एंड हॉर्स की. फिर ये जो है ना, ये वाले केसेस ये थोड़े कम जो है कि चांसेस होते हैं कि इनको इन्फेक्शन होगी. अब यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दो पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट इज़ दैट अल्जीरियन शीप. अब यहाँ पे हम देखा कि शीप इज़ हाईली ससेप्टेबल, बट शीप की एक ऐसी स्पीशीज़ है दैट इज़ अल्जीरियन स्पीशीज़ ऑफ द शीप विच इज़ नेचुरली, एक ऐसी ब्रीड है, सॉरी, द अल्जीरियन ब्रीड ऑफ द शीप विच इज़ नेचुरली रेजिस्टेंट टू द एंथ्रैक्स. ओके, एंड पिग तो हमने देखा ही था कि ये थोड़ा रेजिस्टेंट टाइप में आता है, मतलब लेस ससेप्टेबल में आता है. तो उसमें पिग में कौन सा है? इट इज़ ड्वार्फ पिग विच हैज़ कंप्लीट रेजिस्टेंस टू द एंथ्रैक्स. क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्पोर्स की जर्मिनेशन ही नहीं होती है. और यहाँ पे देखो जो ड्वार्फ पिग है ना, उसमें क्या होता है कि देयर इज़ विद इन 48 आवर्स ये एंथ्रैक्स अगर उसको स्पोर्स अगर उसकी बॉडी में जाएंगे भी ना ड्वार्फ पिग के, तो फिर क्या होगा? विद इन 48 आवर्स जो है वो पूरे स्पोर्स जो है उसकी बॉडी से क्लियर भी हो जाएंगे. मतलब अगर हम 48 आवर्स के बाद देखेंगे उस एनिमल की बॉडी को, तो वहाँ पे स्पोर्स होंगे ही नहीं. तो ये जो इनकी प्रॉपर्टी होती है ना, इट इज़ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, इनकी हेरिडिटी में होता है, हेरिडिटी में होता है इनकी, कि दैट दिस एंथ्रैक्स से ही रेजिस्टेंट होते हैं कम्प्लीटली रेजिस्टेंट. ठीक है, दिस इज ड्वार्फ पिग्स. अल्जीरियन शीप के बारे में हमने देखा, इट इज़ नेचुरली रेजिस्टेंट. एक ऐसी ओनली शीप की ब्रीड है विच इज़ नेचुरली रेजिस्टेंट टू एंथ्रैक्स, दैट इज अल्जीरियन शीप. नाउ नेक्स्ट वी कैन सी द पैथोजन रिस्क फैक्टर्स. तो पैथोजन रिस्क फैक्टर्स हम देखते हैं. पैथोजन यहाँ पे कौन सा है? बैसिलस एंथ्रासिस. और उसके कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं? सबसे पहले हमने देखा इसके विरुलेंस फैक्टर्स. ठीक है, तो इसके दो विरुलेंस फैक्टर्स होते हैं. एक होता है कैप्सूल, जो मैंने आपको ऊपर बताया था होता है. फिर दूसरे इसमें टॉक्सिन कॉम्प्लेक्स होते हैं. ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है कुछ, दैट इज टॉक्सिन कॉम्प्लेक्स. कैप्सूल में क्या है कि इट एनेबल्स इम्यून एविएशन, दैट ऑल्सो आई टोल्ड यू कि इम्यूनिटी से बचाने में हेल्प करता है ये, और होस्ट टिश्यू की कोलोनाइजेशन में, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन इन द होस्ट टिश्यू. ठीक है, इसके बाद इसमें टॉक्सिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं तीन तरह के. एक होता है प्रोटेक्टिव एजेंट, एक होता है लीथल फैक्टर, एक होता है एडिमा फैक्टर. ओके, प्रोटेक्टिव एंटीजन क्या करता है कि ये जो लीथल और एडिमा फैक्टर है ना, उनकी एंट्री करता है इनटू द सेल. देखिए आप ऐसे समझिए, सबसे पहले तो ये बेसिलस है, इसके ऊपर आ गया हमारे पास कैप्सूल.
ओके, इसके बाद इसमें जो है 3 टॉक्सिन होते हैं, टॉक्सिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो ये जो है सबसे पहला जो है विरुलेंस फैक्टर्स देखो 2 होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं विरुलेंस फैक्टर्स, और ये 2 हैं कैप्सूल और टॉक्सिन, और ये दोनों ही प्रेजेंट होने चाहिए तभी जाके डिजीज़ होगा। अगर एक प्रेजेंट नहीं है, टॉक्सिन जैसे कि अगर कैप्सूल ही प्रेजेंट है, टॉक्सिन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट नहीं है तो डिजीज़ नहीं होगा। अगर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है, टॉक्सिन प्रेजेंट है, तभी डिजीज़ नहीं होगा। दोनों का होना बहुत ज़रूरी है फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज़ टू ऑकर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया इसका कवर, दैट इज़ कैप्सूल, कवरिंग सी होती है। ये आ गया फर्स्ट विरुलेंस फैक्टर। सेकंड इज़ द 3 टॉक्सिन कॉम्प्लेक्सेस। तो उसमें पहले आ गया हमारे पास प्रोटेक्टिव एजेंट। अब क्या होता है, जैसे समझो कि ये एक होस्ट सेल है, अब इसके अंदर जो है टॉक्सिन्स की एंट्री करनी है। टॉक्सिन्स हमने 3 तरह के पढ़े, प्रोटेक्टिव एजेंट, लीथल फैक्टर एंड ऑल्सो एडिमा फैक्टर, ठीक है। तो ये जो तीनों की एंट्री है, ये कौन करेगा? एंट्री प्रोटेक्टिव एजेंट ही कराएगा। लीथल फैक्टर को अंदर ले जाएगा और एडिमा फैक्टर को भी अंदर ले जाएगा। उसके बाद फिर ये लीथल फैक्टर क्या करेगा, यहाँ पे ये क्या करेगा कि ये डिसरप्ट करेगा सेल के पाथवेज को। और ये एक्चुअली होता क्या है लीथल फैक्टर? इट इज़ अ जिंक डिपेंडेंट प्रोटीएस। एक प्रोटीएस है जो कि सेल के पाथवेज को इफेक्ट करेगा। एडिमा फैक्टर क्या है? इट इज़ एडिनालेट साइक्लेस। अब एडिमा फैक्टर के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। ये एडिनालेट साइक्लेस है जो कि क्या करता है, CAMP को बढ़ा देता है। जब ये CAMP को बढ़ा देगा तो CAMP क्या करेगा कि वाटर और आयन की जो ये सेल है ना, समझो होस्ट सेल, इसमें वाटर और आयन की एक्सचेंज जो होता है ना, उसको डिसरप्ट कर देगा। दिस इज डिसरप्टेड। तो जब वाटर आयन का एक्सचेंज ही डिसरप्ट हो जाएगा CAMP के बढ़ने की वजह से, तो फिर क्या होगा? देयर इज़ एडीमा, वाटर रिटेंशन हो जाएगी और देयर विल बी एडीमा। तो यहाँ पे एडीमा हो जाएगा, और जब एडीमा होना शुरू होगा तो फिर जो है इम्यून सेल्स ऑफ द बॉडी वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे एडीमा हमें याद रखना है। एडीमा फैक्टर एडीमा कॉज करता है, साइक्लिक AMP को बढ़ा देता है। लीथल फैक्टर क्या करता है? वो एक प्रोटीएस है जो कि सेल के पाथवेज को डिस्टर्ब करता है। प्रोटेक्टिव एजेंट जो है, इनके जो टॉक्सिक एजेंट्स हैं इनको एंट्री करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये जो कैप्सूल होता है ना, इसको नाम दिया गया है PXO2। ओके, सो ये एक्चुअली दोनों ही, इनको क्या बोला गया? प्लाज्मिड्स है, ठीक है। जो टॉक्सिक फैक्टर्स हैं दे आर ऑल्सो प्लाज्मिड्स, द कैप्सूल दैट इज ऑल्सो प्लाज्मिड। तो कैप्सूल को नाम दिया गया है प्लाज्मिड XO2, और टॉक्सिन जो है उनको नाम दिया गया है प्लाज्मिड XO1। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब कैप्सूल नहीं होगा, इफ कैप्सूल इज नॉट प्रेजेंट, तो बैक्टीरिया जो है एविरुलेंट हो जाएगा, मतलब कि वो बैक्टीरिया जो है डिजीज़ कॉज नहीं कर पाएगा अगर कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है। तो कैप्सूल का प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है फॉर द विरुलेंस। ऐसे तो दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, बट मोर इंपॉर्टेंट इज कैप्सूल। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। द एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स। अब एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है ऊपर बहुत कुछ, तो उसी में हम फटाफट से देख लेते हैं इसको। हैवी रेनफॉल पता है, वार्म वेदर, वेदर का मैंने टेम्परेचर क्या बताया था? 12 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे लिखा गया है ग्रेटर देन 15 डिग्री सेल्सियस। फिर क्लोज ग्रेजिंग ऑफ द फीड, ठीक है। क्लोज ग्रेजिंग का क्या मतलब है कि मतलब ये ग्रास है तो बिल्कुल ही पास में जाके माउथ और जो नेज़ल है, जो माउथ है और नेज़ल है, वो जो एनिमल का है ना, तो वो बहुत ही पास में है इसके, मतलब कि बिल्कुल ग्रास के पास में जाके एनिमल इसको खा रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो नेज़ल रीजन है वो भी कॉन्टैक्ट में आ रही है, और माउथ जो है वो तो कॉन्टैक्ट में आ ही रहा है, ठीक है, वो आ गया। फिर कैल्शियम रिच एंड ऑर्गेनिक सॉइल्स। अब ये यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हमने कैसा इन्वायरमेंट देखा था? हमने देखा था कोल्ड इन्वायरमेंट, हमने देखा था ड्राई इन्वायरमेंट, हमने देखा था सॉल्टेड हाइट्स। ओके, सो इसमें एडिशन क्या हो रही है? इसमें एडिशन हो रही है कि कैल्शियम रिच सॉइल होगा, देन ऑल्सो
स्पोर्स वहाँ पे प्रेवलेंट होंगे और ऑर्गेनिक सॉइल होगा, देन ऑल्सो द स्पोर्स आर प्रेवलेंट। और तीसरा पोरली ड्रेन्ड हमें पता है, ऊपर मैंने बताया था कि पानी इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से स्पोर्स जो है वो फिर से जो है कि सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं, ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बस यही याद रखना है कि कैल्शियम रिच एंड ऑर्गेनिक सॉइल, ये हमने एडिशन कर ली। की फीचर क्या है यहाँ पे, स्पोर क्लम्प एंड कॉन्सेंट्रेट इन द वाटर बॉडीज। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि वाटर बॉडीज़ में द स्पोर्स आर हाइड्रोफोबिक। ठीक है, वो पानी से बचते हैं, तो इसकी वजह से वो इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद विद फर्दर कंसंट्रेशन ऑन द सॉइल सरफेसेस एज द वाटर एवोपरेट्स। तो क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया था, ऐसे कि जैसे पानी है तो पानी से तो स्पोर्स डरते हैं, तो वो क्लम्प टुगेदर हो जाते हैं, और जैसे ही ये पानी सूखता है तो ये जो स्पोर्स हैं फिर यहाँ पे आ जाएंगे ना। पानी सूख गया तो फिर ये लैंड है तो इस पर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये हेल्प करता है इन द स्प्रेड। इसके बाद हम ट्रांसमिशन में हम देखते हैं कि कैसे होता है। दिस इज़ वेरी इजी, फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ। द क्लाइमेट चेंज जब होगा, हैवी रेन होगी ड्रॉट के बाद, ठीक है, ड्रॉट के बाद हैवी रेन होगी, तो सॉइल में डिस्टर्बेंसेस होते हैं, उसकी वजह से एंथ्रैक्स स्पोर्स का रिलीज़ हो जाता है फ्रॉम द सॉइल। तो जो एनिमल ग्रेजिंग होगा या फिर, ठीक है, तो या तो फिर ये स्पोर्स को वो खा लेगा, तो या फिर इंसेक्ट्स जो होंगे उस स्पोर्स के ऊपर बैठेंगे, उसको ट्रांसमिट करेंगे उनकी, या फिर उनकी बॉडी में चला जाएगा, उनके माउथ में होगा, तो जब वो एनिमल को बाइट करेंगे उसकी वजह से हो जाएगा, या फिर वाटर कंटेमिनेशन की वजह से। उसके बाद एंट्री ऑफ स्पोर्स इनटू द होस्ट, वो तो देख लिया, होस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज़ आउटब्रेक हो जाती है उसके बाद। सो दिस इज़ ऑल ईजी, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा लिया है। अभी हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं बिकॉज ये ऑलरेडी मैंने आपको चीज़ें ऊपर समझाई हैं अच्छे से। सो नाउ द जोनोटिक पोटेंशियल। जोनोटिक पोटेंशियल क्या होता है कि जो भी डिजीजेस ये एनिमल्स, वर्टिब्रेट एनिमल्स से ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं, या फिर ह्यूमन से इन वर्टिब्रेट एनिमल्स में ट्रांसमिट होते हैं, उनको बोलते हैं जोनोटिक डिजीजेस। तो जोनोटिक पोटेंशियल क्या है इसका, कि ह्यूमन में होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा था कि वूल सॉटर्स डिजीज ऊपर हमने पढ़ा था, दैट ऑकर्स इन ह्यूमंस ओनली। ठीक है, इन डेवलप्ड कंट्रीज जो है उसमें रेयर है, उसमें ज़्यादा नहीं है। फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है उसमें ज़्यादा है। ह्यूमन कंजप्शन ऑफ द, कैसे हो जाता है ये, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कंजप्शन ऑफ द इन्फेक्टेड मीट एंड हैंडलिंग द कार्केसेस। तो यहाँ पे भी इंजेक्शन इज़ द मेन सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, क्योंकि ना डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होगा कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होते हैं। अगर कोई एनिमल बीमार भी है तो उसको भी स्लॉटरिंग कर दी जाती है, बिकॉज बहुत स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है फॉर द दिस इंस्पेक्शन ऑफ द एनिमल्स। तो ऐसे स्लॉटर हाउसेज भी होते हैं जो कि लाइसेंस्ड नहीं होते हैं। ठीक है, वहाँ पे तो कोई इंस्पेक्शन नहीं हो रही ना, कि ये पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन नहीं हो रही, एंटीमार्टम नहीं हो रही। तो उसके केसेस में ना उस टाइम पे बहुत सारे जो है कि डिजीज़ेज़, जो एनिमल्स, जो जूनोटिक डिजीज़ होते हैं ना, जो कंजप्शन ऑफ द कार्केस से आ सकते हैं, तो वो हो जाते हैं। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये है। बट डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल्स हैं, स्ट्रिक्ट लॉज हैं, तो उसकी वजह से जो है कि ये चीज़ होना बहुत कम रहता है, रेयर रहता है। उसके बाद वेटनरी रिस्क क्या है कि जो वेटनरियन है उसको भी तो रिस्क रहेगा जब वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कर रहा है। ठीक है, उस टाइम पे तो इसलिए क्या करना चाहिए कि अबव द ग्लव लाइन, फोर आर्म में पूरा जो है कि क्या करना चाहिए कि हमें ग्लव्स वगैरह पहनने चाहिए। ठीक है, अच्छे से उनको करना चाहिए कवर। बट यहाँ पे एक्चुअली ये नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन से एरियाज़ में जो है कि दे आर एक्सपोज्ड टू दिस। ठीक है, विच एरियाज ऑफ द बॉडी ऑफ द ह्यूमन आर एक्सपोज टू एंथ्रैक्स। तो वो फोर आर्म रहेगा, समझो कि ये दिस इज़ द हैंड। ठीक है, तो यहाँ तक तो ग्लव रहेगा ना, बट इसके ऊपर ये जो एरिया होता है ना, दिस एरिया इज एक्सपोज, तो ये एरिया हमारा वेटनेरियंस का एक्सपोज रहता है, तो उसकी वजह से वहाँ से जो है कि स्पोर्स आ सकते हैं। या फिर नेक का रीजन जो है ना वेटनेरियंस में, वो भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जहाँ पे स्पोर्स इन्फेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद लीजन्स कैसे रहते हैं यहाँ पे, सबसे पहले प्रोराइटिक पेप्यूल बनता है, फिर नेक्रोटिक अल्सर बनता है, फिर एस्चार बनता है। तो ये हमें लर्न करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्यूटेनियस, दिस इज द क्यूटेनियस एंथ्रैक्स इन द ह्यूमंस। तो इनमें होता क्या है, इसमें जो द सीरीज ऑफ द लीजन फॉर्मेशन है वो ये है, PUE। ओके, PUE से आप रिमेंबर कर सकते हैं। तो P से क्या है कि
पेप्यूल बनता है सबसे पहले, उसके बाद अल्सर बनता है, उसके बाद एस्चार बनता है, ई। ओके, अब देखो क्या है कि फॉर्म ऑफ द एंथ्रैक्स जो ह्यूमन में होता है, तो सबसे पहले क्यूटेनियस आ गया, हैंडलिंग ऑफ द इन्फेक्टेड कार्केस हमने देख लिया है, जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होती है उसमें, उसके केस में हो सकता है ये। फिर उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, इवेंचुअली तो एस्चार ही बनेगा ना, तो ब्लैक एस्चार। इनहेलेशन में हमने देखा था वूल सॉर्टर्स डिजीज होता है, वो होती है बिकॉज ऑफ इनहेलेशन ऑफ द स्पोर्स, एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है यहाँ पे, सिम्टम हम देख रहे हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या होगा कि कंसेप्शन, मतलब कि इंजेक्शन हो जाएगी, और यहाँ पे डायरिया होता है। हम आगे चलते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी तक जो हमने पढ़ा, अब इसका हम जो है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वो क्या है कि वेक्टर ट्रांसमिशन किसकी होती है, ओनली द टेबनिड फ्लाइज जो होती हैं, दे हैव बीन प्रूवन टू कॉज अ मैकेनिकल ट्रांसमिशन। तो मतलब कौन सी ऐसी फ्लाइज हैं जो कि एक्चुअली जो है कि वो ट्रांसमिट करती हैं इस डिजीज़ को, दैट इज द टेबनिड फ्लाइज। कैप्सूल एंड टॉक्सिन्स, कैप्सूल्स आर द क्रिटिकल फॉर द इम्यून इन्वेजन, ठीक है। टॉक्सिन कॉम्प्लेक्सेस कॉज द पैथोजेनिक इफेक्ट, बाकी जो सिनर्जिस्टिक मतलब कि कैप्सूल के साथ के जो बाकी इफेक्ट्स हैं वो ये करते हैं, टॉक्सिन कॉम्प्लेक्सेस कॉज करते हैं। कितने तरह के टॉक्सिन कॉम्प्लेक्सेस थे, 3, प्रोटेक्टिव, लीथल और एडिमा फैक्टर। तो ये सब ही जो है कि कॉज करते हैं डिजीज़। तो इस तरह से फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोडिक्शन, क्लाइमेट चेंज होता है तो उसकी वजह से जो है कि देखा गया है कि हो सकता है फिर से जो है कि एंथ्रैक्स आ सकते हैं। ओके, जूनोटिक पोटेंशियल हमने देखा था, इट इज़ बायोटेररिज्म एजेंट, बट कौन सा, इट इज़ कैटेगरी ए। फ्रॉम एंथ्रैक्स यू कैन रिमेंबर ए, कैटेगरी ए बायोटेररिज्म एजेंट है एंथ्रैक्स। वेटनरी रिस्क की जो प्रिकॉशंस होती हैं वो होनी चाहिए ड्यूरिंग द पोस्टमार्टम, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं द पैथोजेनेसिस ऑफ द एंथ्रैक्स, और इसमें हम क्लिनिकल फीचर्स भी पढ़ेंगे, डायग्नोसिस भी पढ़ेंगे और नेक्रोप्सी भी पढ़ेंगे। तो ये चारों चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में हमने ये देख लिया है कि रूट्स जो होते हैं, इन्फेक्शन रूट्स, वो इंजेक्शन के थ्रू भी हो सकता है, स्किन कॉन्टैक्ट के थ्रू भी हो सकता है, इन्हेलेशन के थ्रू भी हो सकता है। इसके बाद अब होता क्या है कि मैकेनिज्म में क्या है कि जैसे ही स्पोर एंट्री करता है इन द बॉडी, तो स्पोर सबसे पहले जो है मैक्रोफेज में जाता है, मतलब कि एंट्री हुई, उसके बाद मैक्रोफेज, जैसे कि ये मैक्रोफेज है और इसके अंदर जो है कि स्पोर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज मैक्रोफेज एंड दिस इज अ स्पोर, ये जो है स्पोर्स है। तो ये जो मैक्रोफेज है फिर ये इसको कैरी करता है टू द लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स में कैरी करता है, और फिर उसके बाद वी नो कि लिम्फ नोड्स आर कनेक्टेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, तो मतलब कि ब्लड में चले जाएंगे ये स्पोर्स, अब ब्लड में चले गए, और जैसे ही ब्लड में गए तो हमें पता है कि ब्लड फ्लोज टू ऑल द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, तो ये स्पोर्स जो है सब टिश्यूज़ में चले जाएंगे, और जैसे ये डिफरेंट टिश्यूज़ में जाएंगे तो वहाँ पे ये अपने क्या करेंगे, अपने टॉक्सिन्स को रिलीज़ करेंगे, जो हमने देखा था कि वो प्रोटेक्टिव एजेंट आ गया, लीथल एजेंट आ गया, एडिमा फैक्टर आ गया, तो इन सबको रिलीज़ करेंगे और ये अपना अपना काम करना शुरू कर देंगे, जैसे कि एडिमा हो रहा है, टिश्यू डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, और स्पेशली देखा गया है कि ये एंडोथीलियल डैमेज बहुत ज़्यादा करते हैं। व्हाट इज एंडोथीलियम, एंडोथीलियम इज द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स होता है ना, उसकी लाइनिंग में सबसे ज़्यादा जो है कि टॉक्सिन फैक्टर्स जो है एक्ट करते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स की लाइनिंग पे ये एक्ट करते हैं, तो फिर क्या होगा कि ब्लड वेसल्स की लाइनिंग तो इफेक्टेड होगी ना, समझो कि ये ब्लड वेसल है, तो अब यहाँ पे टॉक्सिन्स ने काम करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये लीकेज हो जाएगा ना यहाँ से, तो जैसे ही वो लीकेज होगा ये ब्लड वेसल्स की लाइनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसकी वजह से यहाँ से ब्लड ऊज आउट होगा, ब्लड ऊज आउट होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हेमोरेज, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेमोरेजेस होने लगेंगी, ठीक है। तो हेमोरेजेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोजेनिक ये साइन ऑफ दिस एंथ्रैक्स, ठीक है, पैथोलॉजिकल, द हेमोरेजेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकल साइन ऑफ द दिस एंथ्रैक्स।
इसके बाद आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बाय द स्पीशीज़। डिफरेंट स्पीशीज़ में अलग अलग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं। जैसे कि कैटल एंड शीप, दे आर द मोस्ट ससेप्टेबल, हमने देखा था। तो उसमें सडन डेथ हो जाती है, मतलब कि एक एक्यूट फॉर्म ऑफ द डिजीज़ देखा गया है। ठीक है, ब्लड डिस्चार्जेस वगैरह होते हैं थ्रू द नोज़ के थ्रू ब्लड डिस्चार्जेस होंगे। और जो डिफरेंट ऑरिफिसेस है, एनस हो गया, जो भी ऑरिफिसेस हैं उन सब में क्या होगा, देयर विल बी ब्लड डिस्चार्ज। इसमें हाई फीवर देखा जाता है, डायरिया भी देखा जाता है। ओके, फिर सब एक्यूट और क्रॉनिक केसेस तो नहीं होते हैं। तो दिस इज एक्यूट या फिर पर एक्यूट। अब कैटल और शीप, दे आर हाईली ससेप्टेबल, उसमें शॉर्ट टर्म डिजीज़ होती है, या फिर पर एक्यूट हो सकता है या फिर एक्यूट हो सकता है। तो ये मतलब 12 घंटे के अंदर अंदर ही पर एक्यूट मतलब कि विद इन 12 आवर्स द एनिमल डाइज। और यहाँ पे हो सकता है कि 12 से 48 आवर्स तक एनिमल डाइज, डेथ ऑकर्स। पिग्स में सडन डेथ होती है, इट इज़ वेरी फैटल। एडीमा होता है, एडीमा अब हमें याद रखना कहाँ कहाँ है, थ्रॉट में। ओके, उसके बाद आगे हॉर्स में रेयरली होता है, ज़्यादातर नहीं होता है। एडीमा होता है, डिस्पनिया होता है, हाई फीवर होता है, और यहाँ पे कोलिक और एंट्राइटिस हो जाता है। ठीक है, बस आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कैटल के केस में देयर इज सडन डेथ, पिग के केस में ऑल्सो देयर इज सडन डेथ, बट देयर इज एडीमा ऑफ द थ्रोट। हॉर्सेस के केस में रेयरली होता है, बस आपको ये याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं हम क्लिनिकल साइंस में। क्लिनिकल साइंस में क्या है कि कैटल और शीप में वी नो दैट देयर इज पर एक्यूट और एक्यूट फॉर्म, तो ये हमने ऊपर पढ़ लिए हैं, तो इसमें इतना कुछ है नहीं। ओके, सो एडीमा, देखिए एडीमा जो है ना ऑफ द थ्रोट, वो पिग के केस में भी है और हॉर्स के केस में भी है। ओके, सो इन एंथ्रैक्स, इन केस ऑफ पिग एंड हॉर्स क्या होता है, एडीमा होता है ऑफ द थ्रोट। थ्रोट का एडीमा होता है। पिग्स के केस में तो थ्रोट हो गया, बट हॉर्सेस के केस में थ्रोट भी होता है, फिर एब्डोमेन भी होता है, और भी बाकी रीजन्स होती है, बट थ्रोट वी कैन रिमेंबर। ओके, इसके बाद डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो क्या होता है कि अगर हमें कोई ऐसा केस है जो हमें लग रहा है कि सस्पेक्टेड है, ठीक है, कि इसमें एंथ्रैक्स हो सकता है, मतलब कि उसमें ऐसा हो गया कि साइंस आ रहे हैं जैसे कि उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, द ब्लड इज ऊजिंग आउट ऑफ द ओरिफिसेस। ठीक है, तो ऐसी कोई कंडीशन हो गई है। और अगर हम पिग और हॉर्स के केस में देखते हैं तो फिर क्या है, देयर इज एडीमा ऑफ द थोरेक्स। तो ये सब साइंस हमें दिख रहे हैं, तो फिर मतलब कि वो जो है कि केस इट इज़ सस्पेक्टेड, कि मतलब एंथ्रैक्स हो सकता है। तो उसको हम श्योर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाएंगे। ठीक है, फिर उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू की हम स्टेनिंग करेंगे। जैसे ही हम मिथाइलिन ब्लू की स्टेनिंग करेंगे तो हमें वहाँ पे स्क्वेयर एंडेड बेसिलाई दिखेंगे। तो अगर वहाँ पे स्क्वेयर एंडेड बेसिलस दिख गया, ठीक है, तो इसका क्या मतलब वो रॉड शेप्ड ऐसे स्क्वेयर एंडेड जो है हमें बेसिलस दिखेंगे। तो वो देखिए तो इसका मतलब यस हो सकता है, क्योंकि वो ये सब साइंस भी आ रहे हैं और फिर बेसिलस भी दिख गया, तो हो सकता है कि एंथ्रैक्स है। ठीक है, उसके बाद फिर हमें कंफर्म भी करनी है डायग्नोसिस। उसके लिए कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, वी गो फॉर पीसीआर या फिर ब्लड कल्चर करते हैं। ठीक है, या फिर पीसीआर करते हैं या फिर हम ब्लड कल्चर करते हैं। तो उसके बाद पीसीआर भी पॉजिटिव आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आता है पॉजिटिव तो फिर हम लास्ट में, मतलब कि अगर हमें ये बेसिलस तो दिख गया है बट पीसीआर और ब्लड कल्चर के से हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम इनोकुलेशन करते हैं इन द गिनी पिग। ओके, अगर गिनी पिग में कुछ घंटों के बाद डेथ हो जाती है तो इसका मतलब है कि उसमें एंथ्रैक्स है, उसमें साइंस भी शो होते हैं कुछ। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट जो है कि टेक्निक्स दैट वी गो फॉर डूइंग ड्यूरिंग द डायग्नोसिस ऑफ द दिस एंथ्रैक्स। तो इसमें क्या है कि मिथाइलिन ब्लू सबसे पहले आ जाएगा, उसमें स्क्वेयर एंडेड जो बेसलाई होते हैं वो करते हैं, हम देखते हैं। और अगर वो है तो फिर हम कंफर्म करेंगे पीसीआर ब्लड कल्चर से। अगर वो हो रहा है तो ठीक है, हाँ है ही एंथ्रैक्स, बट अगर उनके थ्रू भी नहीं हो पा रहा है कंफर्म, तो फिर हम जो है गिनी पिग में इनोकुलेशन करते हैं। सो देखो ये लिखा है कि पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू स्टेन हम करते हैं, पीसीआर करते हैं। उसके बाद एस्कोली टेस्ट। एस्कोली टेस्ट क्या होता है कि ये भी एंथ्रैक्स की जो डायग्नोसिस में ही होता है, बट इट इज़ यूज्ड फॉर द डिग्रेडेड टिश्यू सैंपल। मतलब कि ऐसा कोई सैंपल है विच इज़ डिग्रेडेड या फिर डिकेड,
मतलब कि जो एक ऐसा सैंपल है जो ख़राब हो चुका है, टिश्यू सैंपल जो ख़राब हो चुका है, तो उसको हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें एसकोली टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। फिर रैपिड डिटेक्शन के लिए हम फ्लोरेसेंट यूज़ करते हैं, ऐसे तो हम सेरोलॉजी में एलाइसा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली यू शुड रिमेंबर कि मिथाइलिन ब्लू जो है ना, यही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद पीसीआर तो चलो हम यूज़ करते ही हैं, और एसकोली टेस्ट हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द डिग्रेडेड सैंपल या फिर डिकेड सैंपल। अब नेक्रोप्सी पे जाते हैं। नेक्रोप्सी मतलब कि जब एनिमल की डेथ हो चुकी है, एक ऐसा सस्पेक्टेड एनिमल था जिसमें कि एंथ्रैक्स हो सकता था और उसकी डेथ हो चुकी है, अब उसमें हम देखते हैं कि फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी। सस्पेक्टेड केस नहीं था, मतलब कि श्योर है कि हाँ ये केस था और वो उसकी डेथ हो गई है, तो उसके बाद फिर क्या फाइंडिंग्स उसकी बॉडी में हमें मिलेंगी। तो सबसे पहले राइगर मोर्टिस। तो जो राइगर मोर्टिस होता है आफ्टर द डेथ दैट इज़ एब्सेंट, और उसका जो पोस्चर होता है ना वो हमेशा ऐसा होता है, सॉ हॉर्स पोस्चर, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। फिर ब्लड डिस्चार्ज, यहाँ मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे किस तरह का ब्लड डिस्चार्ज होता है। इट इज़ डार्क, इट इज़ टैरी ब्लड, ठीक है, डार्क टैरी, डार्क रेड कलर का ब्लड होगा फ्रॉम द ऑल द नेचुरल ओरिफिसेस। उसके बाद स्प्लीन अगर हम उसको देखें, नेक्रोप्सी में हम क्या करें, वी आर गोइंग फॉर पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम इन केस ऑफ द एनिमल्स हम उसको नेक्रोप्सी कहते हैं ना, तो उस हम पोस्टमार्टम की जो है कि प्रोसीजर कर रहे हैं उसमें हमें ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो जो स्प्लीन होती है दैट इज़ ब्लैकबेरी जैम लाइक, ब्लैकबेरी जैम की तरह जो है वो स्प्लीन दिखती है। फिर सबक्यूटेनियस स्वेलिंग्स होती हैं वहाँ पे। उसके बाद फेलियर ऑफ द ब्लड टू क्लॉट। अब यहाँ से जो ये जो ब्लड डिस्चार्ज होगा ना, जो ओरिफिसेस से ब्लड निकलेगा, दैट इज़ अनक्लॉटेड ब्लड, दैट इज़ अनक्लॉटेड ब्लड, ठीक है। तो ये क्लॉटेड ब्लड नहीं होगा, मतलब नॉर्मली देखते हैं ना कि जब ब्लड निकलता है बॉडी से तो दैट क्लॉट्स, क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है पूरा, बट यहाँ पे वो क्लॉट नहीं होगा, इट इज़ अनक्लॉटेड ब्लड, दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अब ये ब्लड डिस्चार्ज होता क्यों है, मैंने आपको पढ़ाया था ऊपर, बताइए कि जो टॉक्सिन फैक्टर्स होते हैं वो एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल पे एक्ट करते हैं, और फिर यहाँ से जो है कि देयर इज़ ब्रेकेज ऑफ दिस एंडोथेलियम एंड देन व्हाट इज़ देयर इज़ हेमोरेजेस। अगर बॉडी के अंदर होगा तो उसको हेमरेज बोलेंगे, अगर ऑरिफिस से बाहर निकल रहा है तो वो डिस्चार्ज हो गया, बट दैट इज़ अनक्लॉटेड ब्लड, क्लॉट नहीं करेगा। फिर उसके बाद स्पेसिमेंस जो हम लेते हैं फॉर द डायग्नोसिस, तो वो कौन सा होता है, पेरिफेरल ब्लड हम लेते हैं। फिर अडीमा हो गया तो अडीमा का फ्लूइड ले लेंगे। स्प्लीन ले लेंगे क्योंकि वहाँ पे ब्लैकबेरी जैम लाइक कंसिस्टेंसी होगी, ठीक है, तो वो ले लेते हैं। इसके बाद इसमें हमें जो एडवांस्ड पॉइंट्स है जो ऊपर हमने पढ़ा है उसका एक समरी है, दैट इज़ कि जब भी हम पैथोलॉजी कर रहे होते हैं इसकी, तो हमें हेमाटोलॉजी और ब्लड केमिस्ट्री नहीं करनी होती है, क्योंकि जब हम हेमाटोलॉजी करने लगेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ब्लड कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर हमने देखा था कि हम स्मीयर बना लेते हैं, क्योंकि स्मीयर में बहुत कम ब्लड लगता है, 1-2 ड्रॉप्स ही लगती है, बट हेमाटोलॉजी में बहुत ज़्यादा ब्लड यूज़ होता है और ब्लड केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा ब्लड यूज़ होता है, तो ये चीज़ें हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जब ब्लड कलेक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा तो उसमें स्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे और स्पोर जो है वो स्प्रेड हो सकते हैं फिर। उसके बाद अर्ली डिटेक्शन, तो जो हम स्मीयर बनाते हैं ना पेरिफेरल ब्लड का, वहाँ से हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, या फिर एस्पायरेटेड जो एडिमा फ्लूइड होती है वहाँ से हम जो है अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये फैक्टर्स मैंने आपको पहले पढ़ा दिए कि इनका क्या क्या फंक्शन है, फिर से हम इसको देख लेते हैं। प्रोटेक्टिव एजेंट क्या करता है, वो सेल से बाइंड करता है और लीथल फैक्टर और एडिमा फैक्टर की एंट्री में हेल्प करता है, ओके। फिर लीथल फैक्टर क्या करता था, जो सेल रेगुलेटरी पाथवेज उनको इफेक्ट कर देता था। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जिंक डिपेंडेंट प्रोटीज है। एडिमा फैक्टर क्या करता था, CAMP को बढ़ा देता था और फ्लूइड बैलेंस को बिगाड़ देता था, इम्बैलेंस कर देता था। नाउ द रिस्क फैक्टर्स, एनवायरनमेंट, ये हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिए हैं तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। तो पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस में क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है मैक्रोफेजेस का इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना इन साइड द बॉडी, ठीक है, थ्रू द ब्लड, ब्लड के थ्रू जो है ना पूरी बॉडी में स्प्रेड करना, वो किसका काम है, वो मैक्रोफेज का काम है। क्योंकि मैक्रोफेज एक्चुअली जो होता है ना वो किसी भी पैथोजन को एनगल्फ करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। बट इन दिस केस, एंथ्रैक्स के केस में मैक्रोफेज उसको एनगल्फ तो कर लेता है पर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। तो
क्योंकि स्पोर जो है उसके मैकेनिज्म को जो है चेंज कर लेता है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये मैक्रोफेज जो है फिर वो स्पोर को, ये मैक्रोफेज है उसके अंदर स्पोर है तो इसको कैरी करता है थ्रू द ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट टिश्यूज़ में जाके फिर वो स्पोर अपना काम करेगा, जर्मिनेट होगा, फिर वो जो है कि अपने टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज़ करेगा, टॉक्सिन्स रिलीज़ करेगा तो अडीमा करेगा, ठीक है, वो सब कुछ करेगा। फिर उसके बाद टॉक्सिन कॉम्प्लेक्स हमें पता है प्रोटेक्टिव एजेंट, लीथल फैक्टर और एडिमा फैक्टर। क्लिनिकल साइंस में पता है कि पर अक्यूट, अक्यूट, सब अक्यूट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग स्पीशीज़ में पढ़ लिया है आपने वो, ठीक है। डायग्नोसिस, दीज आर एक्चुअली द क्वेश्चंस, ठीक है। डायग्नोसिस हो सकते हैं कि अब एक क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, व्हाट आर द की लेबोरेटरी टेस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द एंथ्रैक्स। तो हमने पढ़ा था मिथाइलिन ब्लू होता है, कंफर्मेशन के लिए पीसीआर यूज़ करते हैं या फिर कल्चर यूज़ करते हैं, बैक्टीरियल कल्चर। अगर ये भी नहीं होगा तो फिर हम गिनी पिग में इनॉकुलेशन करते हैं। फिर हाउ डज स्प्लीन अपीयर इन द एंथ्रैक्स केसेस, बताइए किस तरह से स्प्लीन अपीयर होती है इन द एंथ्रैक्स, राइट इन द कमेंट्स। अब हम थोड़ा डायग्नोसिस में थोड़ा और पढ़ते हैं कि क्या है डायग्नोसिस में, ठीक है। तो पहले अनओपनड केसेस, अगर अनओपनड केस है हमारे पास तो हमने क्या लेना है, वहाँ से पेरिफेरल ब्लड थोड़ा सैंपल ले लेना है या फिर एडिमा फ्लूइड ले लेनी है, और वो सील्ड और लीक प्रूफ कंटेनर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये थोड़ा भी है कहीं गिरा ब्लड या फिर एडिमा फ्लूइड तो फिर क्या होगा कि आउटब्रेक के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर ओपन केस है तो उसके केस में हम स्प्लीन भी ले सकते हैं, ठीक है। ये दो तो चीज़ें लेंगे बट स्प्लीन भी ले सकते हैं, और सेम कंडीशन है, इट शुड बी सील्ड एंड लीक प्रूफ, ओके। फिर हिस्टोलॉजिकल सैंपल क्या है कि हम पूरा टिश्यू ले लेते हैं, ऑर्गन ले लेते हैं, जैसे कि फॉर्मेलिन फिक्स्ड स्प्लीन ले लिया हमने, लोकल लिम्फ नोड ले लिया हमने, और हम यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। तो ये हमें पता है कि यहाँ पे जोनोटिक पोटेंशियल होता है इसका बेसिलस एंथ्रेसिस का, इसलिए हमने इसको केयर के थ्रू, मतलब कि बहुत ही ध्यान से जो है कि एक एरिया से दूसरे एरिया में हम इसको ट्रांसफ़र करना है। इसके बाद जो है ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। तो ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या है कि जब हम कोई ऐसा एनिमल है जिसमें एंथ्रैक्स है और वो कंफर्म हो गया है तो उसमें हम क्या करेंगे कि अगर सबसे पहले तो अगर सीवियरली इल एनिमल है, मतलब कि बहुत ही अगर केस लंबा चल गया है और एनिमल मतलब प्रोस्ट्रेशन हो गई है एनिमल की, एनिमल इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट, तो उस टाइम पे वो एनिमल जो है रिकवर नहीं कर पाएगा, ओके। अर्ली डिटेक्शन है तो उस चांसेस में हम कह सकते हैं कि रिकवरी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें हम देते क्या है, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ही देते हैं, और कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हमारे पास है नहीं है। फॉर 5 डेज़, 5 दिन के लिए हम इसको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, यहाँ पे हम देते हैं पेनिसिलिन। So the antibiotics which are used in anthrax are पेनिसिलिन सोडियम या फिर पेनिसिलिन पोटेशियम, फिर प्रोकेन पेनिसिलिन यूज़ करते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज़ करते हैं, या फिर एंथ्रैक्स हाइपरइम्यून सिरम भी यूज़ करते हैं साथ में। मतलब कि ये वाली एंटीबायोटिक्स ये होगी ना एंटीबायोटिक्स, इनके साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, एंथ्रैक्स हाइपरइम्यून सिरम। अब सबसे पहले हम एंटीबायोटिक्स का देख लेते हैं। तो पेनिसिलिन है तो हम 20,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी IV देंगे हर एक 12 घंटे के बाद, मतलब 12 घंटे के बाद हम इतना यूनिट्स ऑफ द पेनिसिलिन सोडियम हम देते जाएंगे, ओके। अब प्रोकेन पेनिसिलिन में क्या है, उसमें थोड़ी सी डोज ज़्यादा है, 22,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर केजी IM देते हैं इसको। प्रोकेन पेनिसिलिन इज ऑलवेज गिवन IM, और यहाँ पे पेनिसिलिन G सोडियम जो था या पोटेशियम था तो उसका हम IV देते थे, ठीक है। ये भी 12 घंटे के बाद है। फिर आ गया ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हम लेंगे 10 मिलीग्राम्स पर केजी, IV भी दे सकते हैं, IM भी दे सकते हैं, ओके। सो ये जो है ये हम IV देंगे, पेनिसिलिन प्रोकेन पेनिसिलिन जो है IM ही देंगे, ये IM ही देंगे। और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है वो IV भी दे सकते हैं या फिर IM भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया एंथ्रैक्स हाइपरइम्यून सीरम। अब एंथ्रैक्स हाइपरइम्यून सीरम को हम कैसे समझेंगे कि जैसे कोई एक हमारे पास केस है एंथ्रैक्स का, एक हमारे पास केस है, ठीक है, और एक हमारे पास है हेल्दी एनिमल। तो हम क्या करेंगे कि जो एंथ्रैक्स के जो स्पोर्स हैं या फिर एंथ्रैक्स जो ऑर्गेनिज्म है उसको इनएक्टिवेटेड
ऑर्गेनिज्म हम इस हेल्दी एनिमल के अंदर जो है कि कर देंगे, इनोकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा कि इसमें जो है कि हमने देखा था ना, जैसे कैप्सूल होता है और टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें होती है ना। तो इनमें से कोई एक चीज़ जो है कि वो होगी, तो अगर एक चीज़ होगी तो फिर वो जो है कि इनएक्टिवेटेड हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों चीज़ों के होने से ही विरुलेंस होता है। अगर एक चीज़ नहीं होगी, जैसे कि उसमें कैप्सूल नहीं है, टॉक्सिन्स हैं, तो वो जो है कि ये एंथ्रैक्स जो ऑर्गेनिज्म है वो काम नहीं कर पाएगा, वो डिजीज़ अपना जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से इनएक्टिवेटेड जो है ऑर्गेनिज्म को हम इनोकुलेट करते हैं द हेल्दी एनिमल। पर जब वो इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म इस हेल्दी एनिमल में जाता है, तो हेल्दी एनिमल तब भी जो है कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज़ वो प्रोड्यूस करेगा ना इसके अगेंस्ट, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सीरम जो है उसमें क्या हो गया कि एंटीबॉडीज़ आ गई। तो फिर अब इसकी सीरम्स को कलेक्ट करके हम क्या करेंगे कि एंथ्रैक्स केस में इंजेक्ट कर देंगे, ताकि ये जो एंटीबॉडीज़ हैं जो हेल्दी एनिमल से हमने ली थी एंथ्रैक्स के अगेंस्ट जो है बनती हैं, वो इस हेल्दी एनिमल इस केस वाले एनिमल में, इफेक्टेड एनिमल में जाएँ, तो ये अफेक्टेड एनिमल जो है जल्दी रिकवर कर पाए। तो इसका ये होता है कंसेप्ट ऑफ द एंथ्रैक्स हाइपरइम्यून सीरम। तो वो डोजेज डिपेंड करती है इसकी कि क्लिनिकल जो है कि डिजीज़ किस फॉर्म में है, ज़्यादा सीवियर है नहीं है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि डोजेज कितनी देंगे। उसके बाद हम देखेंगे ऑल्टरनेटिव जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो कौन सी होती हैं। टेट्रासाइक्लिन आ गई, अमीनोग्लाइकोसाइड्स आ गई, मैक्रोलेट्स आ गए, क्विनोलिन्स आ गए। तो इनको इतना याद के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ही अच्छे से याद रखना है। इसके बाद क्या होता है कि कभी कभी जो है ना कुछ कुछ स्ट्रेन्स जो हैं, क्योंकि हम पेनिसिलिन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन भी बन जाते हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो इसको भी इतना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम करते हैं कि द चैलेंजेस। अब क्या है कि जब हमने एंटीबायोटिक दे दिया, एंटीबायोटिक हमने एनिमल को दे दिया, तो ये ऑर्गेनिज्म को तो किल करने में हेल्प करेगा, बट जो टॉक्सीमिया उसने ऑलरेडी प्रोड्यूस किया है, टॉक्सीमिया किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ द टॉक्सिन्स। तो ये क्योंकि ये एंटीबायोटिक जो है टॉक्सिन्स पे तो एक्ट नहीं कर रही ना, तो इस ऑर्गेनिज्म ने ऑलरेडी जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए हुए थे, उसकी वजह से जो टॉक्सीमिया प्रोड्यूस हुआ हुआ था, उसको तो एंटीबायोटिक ये ठीक नहीं कर पाएगी। तो वही लिखा है, नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द टॉक्सीमिया, ठीक है। तो टॉक्सीमिया जो है वो रहेगा ही उस टाइप पर उस एनिमल में, इवन आफ्टर अगर हम एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं, एंटीमाइक्रोबियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, टॉक्सीमिया उसमें तब भी प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि टॉक्सिन्स ऑलरेडी जो पहले ही प्रोड्यूस हो चुके हैं, जो पहले ऑर्गेनिज्म जिंदा थे ना, उन्होंने तो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए थे, तो उनको तो किल नहीं कर पाएगा ना ये एंटीबायोटिक, तो इसकी वजह से टॉक्सीमिया वो रहता है। फिर इसके बाद क्या है कि दैट ट्रीटमेंट ऑफ एंथ्रैक्स जो है कुछ कुछ कंट्रीज़ में प्रोहिबिटेड है, कि भाई इसकी ट्रीटमेंट ही नहीं करनी, सीधा ही एनिमल को इंसिनरेट कर देना है या फिर बर्न कर देना है, कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्लिनिकली अफेक्टेड एनिमल्स विदाउट ब्लड स्पिलेज। तो यही जो मैंने आपको कहा कि इन्फेक्टेड एनिमल है तो उसको हम डिस्ट्रक्शन कर देते हैं टोटली, ताकि उसके ब्लड स्पिल ना हो पाए। कभी कभी कुछ कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है कि अगर एक एनिमल, एक पूरा हर्ड है मतलब एनिमल का, उसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो अगर एक एनिमल पॉजिटिव आ जाता है तो फिर पूरे हर्ड को ही जो है कि वो किल कर देते हैं, एंड दे बर्न इट और इंसिनरेट इट, या फिर उसको बरी कर देते हैं। इसके बाद जो और कंट्रोल के हम मेथड्स देखेंगे, स्ट्रैटेजीज देखेंगे, तो वो क्या है, क्वारंटीन। क्वारंटीन वी ऑल नो कि क्वारंटीन क्या होता है। तो उसमें हम क्या है कि एक पर्टिकुलर एरिया, अगर समझो कि ये एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है ये, समझो कि एक कंट्री ही है ये, तो इसमें बाकी कंट्रीज़ में से जो एनिमल आ रहे हैं उनकी एंट्री से पहले एक ऐसी जोन बनाई जाएगी कि उस जोन में वो एनिमल्स जो है रहें कुछ दिन के लिए। अप्रॉक्सीमेटली ये 40 डेज़ का क्वारंटीन होता है, तो वहाँ पे वो रहें, तो उसके बाद ही यहाँ पे हमारी कंट्री में आए या फिर उस रीजन में आए, तो उसको बोलते हैं क्वारंटीन। यहाँ पे जो इस एरिया में जो ये काटेंगे ना दिन, 40 दिन, उसको बोलते हैं क्वारंटीन। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्फेक्टेड मटेरियल, जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल है उसकी डिस्ट्रक्शन, उसको हम बर्न कर देंगे कार्केस को, या फिर बरियल कर देंगे विद क्विक लाइम। हाइजीन प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कि हमें डिसइंफेक्ट करना होता है प्रेमिसेस को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीनेशन, तो हमें एंथ्रैक्स जो है कि वैक्सीन देनी होती है टू द सर्वाइवर्स, क्योंकि सर्वाइवर्स क्या बन सकते हैं, कैरियर्स बन सकते हैं, इसलिए हमें वैक्सीनेशन देनी बहुत ज़रूरी है। ओके,
फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है कि ऐसे एनिमल्स में जहाँ पे या फिर हर्ड में जहाँ पे एंथ्रैक्स हुआ है वहाँ पे हम मीट और मिल्क जो है वो प्रिवेंट करना चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए, नहीं तो फिर ह्यूमन में भी हो सकता है। ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने ऊपर देख लिया है। फिर उसके बाद डिसइंफेक्शन गाइडलाइंस क्या है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं ताकि वो एरिया जो है कि वो एंथ्रैक्स फ्री हो सके, एंथ्रैक्स स्पोर फ्री हो सके, एंथ्रैक्स फ्री हो सके। ठीक है, सबसे पहले तो हम हीट यूज़ करते हैं, कितनी, 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कुछ मिनट के लिए अगर हम 60 डिग्री सेल्सियस पे रख देंगे उसको तो फिर क्या होगा कि इट विल किल द वेजिटेटिव फॉर्म्स। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट कौन से यूज़ करते हैं, लाइसोल, फॉर्मेलिन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये 3 ऐसे हैं जो कि 5% पे यूज़ होते हैं। देखो सब में 5% है। ठीक है, तो 5% ऑफ व्हाट, फॉर्मेलिन, लाइसोल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और पर एसिटिक एसिड कितना है, ये 3% है, ये याद रखना पड़ेगा। और ये हम पर एसिटिक एसिड कितना स्प्रे करते हैं, कितने एरिया में, हम 8 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर सॉइल में स्प्रे करते हैं। इसके बाद फिर आता है कि स्टरलाइजेशन ऑफ द इन्फेक्टेड क्लोथ। अगर इन्फेक्टेड क्लोथिंग है तो उसको हम 10% फॉर्मल्डिहाइड में करेंगे। और देखो हमने कहा था कि जो प्रेमिसेस की जो होती है ना, मतलब कि जो एनवायरनमेंट, आसपास का एनवायरनमेंट है, उसमें क्या करेंगे हम 5% फॉर्मलिन ही डालेंगे। बट अगर क्लोथिंग है, क्लोथ्स अगर इन्फेक्टेड हुए हैं तो फिर 10% फॉर्मल्डिहाइड आ गया। तो ये थोड़ा डिफरेंस है। शू स्टरलाइजेशन, अगर जूते ख़राब हो गए हैं उसकी वजह से उस मतलब जैसे कोई प्रेवलेंट एरिया है ना, समझो कि एक एरिया है, यहाँ पे एक केस हमें पाया गया था और वहाँ पे और भी वहाँ पे एनिमल्स हैं, तो हम जाते हैं वहाँ पे, वेटनेरियन वहाँ पे गया, भाई उसने केस वगैरह देखा, उसकी ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उसके जूतों में भी तो स्पोर्स वगैरह लग सकते हैं ना, तो वहाँ पे इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ करते हैं और वहाँ पे प्लास्टिक बैग में उसको डाल के 18 घंटे तक उसको रखते हैं। मतलब कि एक बैग, प्लास्टिक बैग होगा, उसके अंदर इथाइलिन ऑक्साइड होगा, 18 आवर्स के लिए जूतों को उसमें रखते हैं। फिर उसके बाद हाइड्स, वूल और मोहेर। मोहेर जो है कि वो वूल और हाइड, इनको हम क्या करते हैं, वी गो फॉर गामा इरेडिएशन। ओके, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आप देखिए क्वेश्चंस हैं ये, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी तक आपने जो पढ़ा है वो सब चीज़ें जो है इन क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगी। अगर आप क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने अच्छे से सिंटैक्स को समझ लिया। सबसे पहले, व्हाट आर द रिकमेंडेड सैम्पल टाइप्स फॉर द बैक्टीरियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। वो बताइए कौन से सैम्पल्स हम लेते हैं। बैक्टीरियोलॉजी करने के लिए कौन से सैंपल लेते हैं, हिस्टोलॉजी करने के लिए कौन से सैंपल्स लेते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में हमने क्या देखा था, ब्लड स्मीयर लेते थे और जो अडीमा था उसके फ्लूइड लेते थे। हिस्टोलॉजी में क्या लेते थे भाई, स्प्लीन लेते थे, लिम्फ नोड्स पूरे पूरे ले लेते थे। ठीक है, स्प्लीन किस तरह की होती थी बताइए कमेंट सेक्शन में। व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग। प्रिकॉशंस तो आपको अच्छे से पता है क्या क्या लेते हैं। उसके बाद आ गया कि व्हाट आर द फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स, कौन सी देते हैं हम, कौन सी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक थी बताइए कमेंट सेक्शन में। वाई इज़ प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नेसेसरी। प्रोलॉन्ग्ड क्यों नेसेसरी है, ये आंसर कौन देगा, बिकॉज नहीं तो फिर एनिमल्स जो है वो कैरियर एनिमल्स बन जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बताइए कि जो टॉक्सीमिया की ट्रीटमेंट है ना उसमें कौन से चैलेंजेस आते हैं, बताइए कौन से चैलेंजेस आते हैं टॉक्सीमिया की ट्रीटमेंट में। इसके बाद कंट्रोल मेजर्स में आप बताइए कि व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन ड्यूरिंग द एंथ्रैक्स आउटब्रेक। एंथ्रैक्स आउटब्रेक होगी है तो कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए। हाउ शुड द कार्केसेस बी डिस्पोज, कैसे हमें उसको डिस्पोज करना चाहिए ताकि डिजीज़ जो स्प्रेड ना हो। व्हेन शुड द ऑर्डिनरी डिसइंफेक्टेंट्स बी यूज्ड। व्हाट आर द इफेक्टिव कौन से इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट्स हैं, ये भी मैंने पढ़ा, बताइए कमेंट सेक्शन में लिखिए, जल्दी जल्दी बताइए। लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन आ गया कि एंथ्रैक्स ट्रीटमेंट प्रोहिबिटेड क्यों रहती है, ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। मेजर्स आर रिकमेंडेड इंस्टेंट ऑफ द हर्ड स्लॉटर। अगर हम हर्ड स्लॉटर नहीं कर रहे हैं तो फिर कौन से मेजर्स जो है हमें लेने चाहिए ताकि वो एंथ्रैक्स जो है फैले नहीं। मतलब कि अगर हम एनिमल को मार नहीं रहे हैं तो फिर हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए। एज ए वेटनेरियन ये आपको पता होना चाहिए कि भाई क्यों, तो ये आपने ऊपर पढ़ा है, बताइए कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए हमें। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द वैक्सीनेशन। ठीक है, कंट्रोल की बात कर रहे हो हम, डायग्नोसिस हमने पढ़ ली थी, कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो कंट्रोल में क्या होगा, वैक्सीनेशन हम देंगे। ठीक है,
तो दो तरह की वैक्सीन होती हैं, आपको मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो वैसे सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे जो वैक्सीन हम यूज़ करते हैं दैट इज़ स्टर्न वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन विच इज़ यूज्ड फॉर दिस एंथ्रैक्स ना, उसकी वैक्सीनेशन के लिए हम ज़्यादातर स्टर्न वैक्सीन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए पता क्या होता है कि जब हमने देखा था एक तो कैप्सूल होता है, विरुलेंट फैक्टर्स में हमने देखा था ना, कैप्सूल होता है, दूसरा क्या होता है द टॉक्सिक फैक्टर्स, दैट इज़ द प्रोटेक्टिव एजेंट, द लीथल फैक्टर, द एडिमा फैक्टर। तो ये तीनों होते हैं और साथ में कैप्सूल भी होता है। तो हमने क्या बोला था कि कैप्सूल इज़ मोर, वैसे तो दोनों ही जो है विरुलेंस में हेल्प करते हैं, बट कैप्सूल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि कैप्सूल ही ऐसा एक चीज़ है जो कि इसको इम्यूनिटी, जो होस्ट है ना, होस्ट उसके अंदर जब ये जाता है बैक्टीरिया, तो स्पोर जाता है, तो उसके कैप्सूल ही होता है जो होस्ट की इम्यूनिटी से इसको प्रोटेक्ट करवाता है। ठीक है, होस्ट की इम्यूनिटी नहीं एक्ट कर पाती, ठीक है। बट अगर हमें वैक्सीनेशन करनी है किसी एनिमल की, तो आप ये खुद ही सोचिए कि अगर हमने वैक्सीनेशन करनी है किसी एनिमल की, तो हम क्या चाहते हैं कि इम्यूनिटी एक्ट करे या नहीं करे? हम चाहते हैं कि इम्यूनिटी एक्ट करे, ऑफ कोर्स। इम्यूनिटी एक्ट करेगी तभी तो जाके एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी ना, तभी वो एनिमल फाइट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें कैप्सूल जो है कि वो नहीं देना चाहिए। अगर हम कैप्सूल देंगे तो फिर होस्ट इम्यूनिटी से ही वो जो है कि बच जाएगा, तो फिर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी ही नहीं। तो हमें कैप्सूल नहीं देना है, हमें क्या देना है, हमें टॉक्सिन फैक्टर्स देने। तो इसीलिए जो स्टर्न वैक्सीन होती है ना, जो कि यूज़ होती है, तो उसमें क्या होता है कि इट इज़ नॉन कैप्सुलेटेड और टॉक्सिकोजेनिक। टॉक्सीजेनिक क्यों है? क्योंकि उसमें सारे टॉक्सिन्स, 3 टॉक्सिन जो है ना, प्रोटेक्टिव एजेंट, लीथल एजेंट, एडिमा फैक्टर, ये सब प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनका हमने नाम क्या रखा था टॉक्सिक का? इनका था प्लाज्मिड XO1। अब यहाँ पे नॉन कैप्सुलेटेड है, इसका मतलब क्या है कि लॉस्ट द प्लाज्मिड PXO2, मतलब कि कैप्सूल PXO2 क्या था? इट वॉज कैप्सूल, कैप्सूल नहीं है, ठीक है। लॉस्ट द प्लाज्मिड PXO2 एनकोडिंग द कैप्सूल एंटीजन, ओके। तो बस ये आपको याद रखना है। तो होती तो दोनों ही लाइव एटेन्यूएटेड है, ये वाली भी लाइव एटेन्यूएटेड है, ये भी लाइव एटेन्यूएटेड, बट ये जो है लाइव एटेन्यूएटेड विच इज़ यूज्ड एक्चुअली इट इज़ नॉन कैप्सुलेटेड, तो वही है स्टर्न वैक्सीन, ठीक है। तो जब आपको ये याद हो गया ना, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो ये पैस्चर वैक्सीन है ना, इट इज़ नॉट यूज्ड। क्यों नहीं यूज़ होगी? क्योंकि इसमें कैप्सूल होता है, इस स्टर्न वैक्सीन में कैप्सूल नहीं होता है, इसमें टॉक्सिक फैक्टर्स होते हैं। बट पैस्चर वाली वैक्सीन में कैप्सूल होता है और ये नहीं होते। जब इसमें कैप्सूल होगा तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाती है, इसलिए इसको हम नहीं यूज़ करते। यही सब कुछ यहाँ लिखा है, इट इज़ कैप्सुलेटेड, नॉट टॉक्सिकोजेनिक, इट इज़ डिवाइड ऑफ द PXO2 दैट इज टॉक्सिक फैक्टर्स, ओके। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट। देखिए ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बट आई एम मेकिंग इट वेरी सिंपल सो दैट कि आपको आसानी से ये चीज़ें समझ आ जाएं और आपको लर्न भी रहे, ओके। सो नाउ एडवांटेजेस ऑफ बोथ द क्लासेस। तो ये जो लाइव एटेन्यूएटेड, जब भी हमारे पास आएगा ना लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन हमेशा ही जो है ना बहुत ही लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है इनकी। अब देखिए स्टर्न वैक्सीन जो होती है ना, तो इट हैज़ रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ द एंथ्रैक्स। क्यों? क्योंकि इसमें कैप्सूल नहीं है, कैप्सूल इसमें नहीं है। बट पैस्चर वैक्सीन जो है ना, इट इज़ पोटेंशियल फॉर द एंथ्रैक्स फॉर्म वैक्सीन, ठीक है। ये एंथ्रैक्स फ्रॉम द वैक्सीन, एंथ्रैक्स प्रोड्यूस कर सकती है क्योंकि इसमें कैप्सूल है, ओके। तो यही मैंने आपको ऊपर समझाया। सो नाउ द वैक्सीन कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन सी कि यही ऊपर है कि जो स्टर्न वैक्सीन है, देखिए इसमें मिनिमल रिस्क है, ठीक है। इनिशियल डोज जो होती है उसके बाद वो 1 होती है, उसके बाद 2 जो है कि और डोजेज हम इसको देते हैं। प्रोटेक्टिव कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है। यूजेज इट इज़ वाइडली यूज्ड। फेब्राइल मतलब कि फीवर करती है नहीं करती है, कॉमन माइल्ड टू मॉडरेट करती है, मतलब थोड़ा थोड़ा फीवर ये करती है। मिल्क यील्ड की रिडक्शन करती है, यस टेम्प्रेरी करती है, बट मिल्क यील्ड रिडक्शन होगी, मतलब कि मिल्क यील्ड कम होगी बट थोड़ी देर के लिए होगी, टेम्प्रेरी होगी। अबॉर्शंस नहीं करती, ये करती है अबॉर्शंस, बस दिस इज़ द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड रिमेंबर, ठीक है। ये स्टर्न वैक्सीन डज नॉट कॉज अबॉर्शंस रेयरली,
बट पैस्चर वैक्सीन कॉजेज अबॉर्शन। ठीक है, तो रिस्क ऑफ कॉजिंग एंथ्रैक्स भी आपको याद रखना है कि जो पैस्चर वैक्सीन है इसमें होता है रिस्क कि एंथ्रैक्स हो सकता है, बट यहाँ पे मिनिमल रिस्क है। देखिए ज़ीरो में रिस्क तो हम किसी में नहीं कह सकते, वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो ज़ीरो रिस्क नहीं कह सकते, बट मिनिमल रिस्क, इट इज़ सेफ, इट इज़ सेफर। ओके, सो देन अब देखिए हमने दो तरह की वैक्सीन पढ़ी हैं, एक हमने पढ़ी स्टर्न वैक्सीन, एक हमने पढ़ी पैस्चर वैक्सीन। अब इनको छोड़कर भी कुछ वैक्सीन होती है जैसे कार्बोजो वैक्सीन। ये क्या होता है कि ये सैचुरेटेड सेलाइन सॉल्यूशन में बनती है या फिर सैपोनिन में बनती है। ओके, इसका विरुलेंस कम होता है, ये डिलेड एब्जॉर्प्शन होती है इसकी, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बस आपको नाम याद रखना चाहिए कि जैसे कार्बोजो वैक्सीन जो कि यूज़ की जाती है इन एंथ्रैक्स। फिर इसके बाद हम आते हैं कि वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल क्या होता है। सबसे पहले अगर आउटब्रेक हो गई है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो जैसे समझो कि एक एनिमल है उसमें हुआ है आउटब्रेक एक एरिया में, बाकी भी एनिमल्स हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि अगर आउटब्रेक हो गया है तो बाकी जो एनिमल्स हैं ना उनको हमने हाइपर इम्यून सीरम देना है या फिर उनको वैक्सीनेट करना है। ओके, फिर हमें रिंग वैक्सीनेशन देनी है। रिंग वैक्सीनेशन क्या होता है, समझो कि इस एरिया में जो है कि हो गया एंथ्रैक्स, ठीक है, तो अब इस एरिया के सारे बॉर्डर्स में ना, इस एरिया के सारे बॉर्डर्स में हमें मतलब अराउंड दिस एरिया हमें वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी, जो कि एनिमल में एंथ्रैक्स नहीं है बट देन ऑल्सो दे आर सराउंडिंग दिस एरिया, तो उसको क्योंकि ये रिंग की तरह वैक्सीनेशन होती है ना तो इसको बोलते हैं रिंग वैक्सीनेशन। फिर उसके बाद जो अगर एंजोटिक एंडेमिक एरिया है जैसे कि एशिया है, उसमें हमारा इंडिया भी आता है, तो उसमें हमें एनुअल री वैक्सीनेशन करनी चाहिए। फिर सरफेस कंटेमिनेटेड पैस्चर्स, जो अगर पैस्चर कंटेमिनेटेड है तो वहाँ पे 3 साल के लिए हमें 3 साल के बाद जो है कि एवरी 3 ईयर हमें वहाँ पे वैक्सीनेशन करनी चाहिए। मिल्क हैंडलिंग, अब देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये क्या है कि अगर एक एनिमल में एंथ्रैक्स हो रखा है, नहीं एंथ्रैक्स नहीं हो रखा है, इस एनिमल में अगर हमने वैक्सीनेशन दी हुई है एंथ्रैक्स की, ठीक है, तो अगर वैक्सीनेशन हमने दी हुई है तो फिर हम क्या करेंगे कि उसका मिल्क हम नहीं यूज़ करेंगे। कितनी देर के लिए, 72 आवर्स के लिए, मतलब कि जब वैक्सीनेशन हुई उसके 72 आवर्स तक हम इसका मिल्क कंज्यूम नहीं करेंगे। अगर वो मीट एनिमल है तो उसको हम स्लॉटर नहीं करेंगे, स्लॉटर नहीं करेंगे कितने दिन के लिए, 45 डेज़ के लिए, ठीक है। इसका मतलब है कि कितना, 1.5 महीना, वैक्सीनेशन हुई है उसके 1.5 महीने तक हम इसकी स्लॉटिंग नहीं करेंगे, और मिल्क जो है उसका हम 72 आवर्स के लिए हम इसका मिल्क नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम इसका मिल्क यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा, उस मिल्क में भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, हमें वो डिजीज़ हो सकती है, एंथ्रैक्स हो सकती है। मीट क्यों नहीं करें खाएंगे, क्योंकि स्लॉटरिंग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें उस मीट में भी जो है कि स्पोर्स हो सकते हैं और वो हमें जो कि आ सकते हैं हमारी बॉडी में, या फिर क्योंकि ना पता क्या है कि क्योंकि हमने ये ऑर्गेनिज्म तो ले लिया, अब वो बोलोगे स्पोर्स हैं तो वो मतलब बाद में इस ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं, बट डिजीज़ नहीं कॉज करेंगे बिकॉज दे आर उनकी हमने जो है कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म दी है ना, तो बट ऑर्गेनिज्म तो उस टाइम पे प्रेजेंट हो सकता है ना, एनिमल एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है उसको फाइट करने के लिए, फाइट तो कर लेगा, बट इतना टाइम उसको लग जाएगा उसको टैकल करने में ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, तो इतनी देर के बाद ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी प्रेजेंट, इट विल बी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, बस एंटीबॉडीज हो सकती है उसकी बॉडी में, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम आगे चलते हैं, स्पीशीज़ कंसिडरेशन। तो क्या है कि देखा गया है कि जब हम बाकी स्पीशीज़ में वैक्सीनेशन देते हैं, जैसे एक डोज में दे दी उसके बाद 2 और डोजेज़ दी, हमने स्टर्न वैक्सीन में पढ़ा था ना कि 1 डोज देंगे उसके बाद 2 और डोजेज़ देंगे, ऊपर पढ़ा था हमने। तो क्या है कि बहुत सारी स्पीशीज़ में वो तो काम कर जाता है, बट कुछ कुछ स्पीशीज़ जैसे लामा आ गया, गोट्स आ गया, इनमें क्या होता है कि डेथ्स पाई गई हैं, ओके, तो इसलिए फिर क्या करते हैं कि इन दोनों ही केसेस में सबसे पहले फर्स्ट डोज जो होती है ना, हम वो जो बाकी एनिमल्स में हम 1 डोज दे रहे हैं ना उसका 1/4 ही देते हैं, उसके बाद फिर सेकंड डोज जो होती है ना उसका फिर 1 डोज पूरा दे देते हैं, मतलब पहली डोज जो होगी वो 1/4 क्वांटिटी में होगी, और फिर उसके बाद जो है कि हमने
एक क्वांटिटी की हमने डोज देनी है, पहले कम उसके बाद थोड़ा ज़्यादा। वही लिखा है कि 1/4 ऑफ द स्टैंडर्ड डोज इज़ गिवन, उसके बाद फिर 2 वैक्सीनेशंस आर 1 मंथ अपार्ट। मतलब कि जो हमने ये 1/4 वाली दी और फर्स्ट डोज दी ना, पूरी डोज दी ना, इन दोनों के बीच 1 मंथ होना चाहिए। पहले 1/4, 1 मंथ के बाद पूरी 1 डोज, ठीक है, लामा एंड गोट्स के केस में। इसके बाद हम वैक्सीनेशन का पाथ, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये देखने की ज़रूरत है कि अगर एंजूटिक एरिया एंडेमिक एरिया है तो उसमें एवरी 3 ईयर्स में हमें वैक्सीनेशन करनी होती है। इन एंजूटिक एरिया या फिर एंडेमिक एरिया वी हैव टू गिव वैक्सीनेशन फॉर एवरी 3 ईयर्स। हर एक 3 साल के बाद हमें एंजूटिक एंडेमिक एरिया में वैक्सीनेशन करनी ज़रूरी है। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आते हैं कि टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंथ्रैक्स वैक्सीन कौन से हैं। तो हमें पता है कि 2 तरह की वैक्सीन होती हैं, कैप्सुलेटेड वैक्सीन और नॉन कैप्सुलेटेड वैक्सीन, या फिर नॉन टॉक्सिकोजेनिक वर्सेस टॉक्सिकोजेनिक, ठीक है। फिर उसके बाद स्पोरुलेशन एडवांटेज क्या होती है कि जो वैक्सीन होती हैं हमारी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, दे आर लॉन्ग टर्म वैक्सीन। डिफरेंसेस बिटवीन द पैशनेट टर्न वैक्सीन बताइए। वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, रिंग वैक्सीन क्या होती है, मैंने आपको समझाया था अभी। सरफेस कंटामिनेशन परसिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद स्पीशीज स्पेसिफिक वैक्सीनेशन एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं। ये किसके केस में आएगा, ये गोट और लामा के केस में आएगा जो हमने अभी पढ़ा है, कंस्टिट्यूशन फॉर लामा एंड गोट, ठीक है। सो होप कि ये आंसर्स आप दे पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। सो ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द डिजीज़। So we have come to the end of anthrax. End of the anthrax lecture. So hope that कि आपको ये lecture अच्छे से समझ आया हो, and मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो भी आपको ऐसा कोई टॉपिक है जिसकी वीडियो आपको भी चाहिए, ओके। सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और फिर मैं उसको देख कर आई विल prepare that lecture for the next video. Till then, take good care of yourself and subscribe to the channel for more videos. Thank you.